चलिए ठीक है। आज का टॉपिक हम लोग आर्ट एंड कल्चर पे चर्चा कर रहे थे और आर्ट एंड कल्चर पे चर्चा करते करते हम लोग आ चुके थे टेम्पल्स आर्किटेक्चर में। और टेम्पल्स आर्किटेक्चर में हम लोग कौन सी 3 शैलियों की बातें कर रहे थे, है ना। भारत में मंदिर वास्तुकला और आर्किटेक्चर के 2 क्लास हमारे एक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ऑलरेडी हो चुका था और दूसरा क्लास हमने प्रॉपर पूरा टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर में हम लोग 3 तरीके की चीजें पढ़ रहे थे। एक बार फिर से बहुत रैपिड रिवीजन करा दे रहा हूँ जिसके बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे थे टेम्पल आर्किटेक्चर को, जिससे आपका बेसिक जो एक आध दिन में कहीं ना कहीं रिवाइज नहीं कर पाओगे हो जाएगा। हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर की जब हम लोग बात करना शुरू करते हैं तो हमने आपको बताया कि गुप्ता एज इज द प्रोमिनेंट एज, वही एज है जहां से टेम्पल आर्किटेक्चर भारत के अंदर स्टार्ट हुआ, है ना। गुप्ता एज को हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर का इरा या फिर मंदिर वास्तुकला का इरा इसलिए कहते हैं क्योंकि गुप्ता एज के अंदर ही हमें एक डिजाइंड फॉर्म में टेम्पल्स या भारत में मंदिर देखने शुरू हुए। ऐसा नहीं है कि उससे पहले मंदिर नहीं थे या कोई ऐसा ईश्वर की आराधना या पूजा करने के लिए कोई स्थल नहीं थे जरूर, बट उनका कोई एडवांस फीचर या कहीं ना कहीं एक शेप्ड फॉर्म नहीं दिखाई दिया हमें। ठीक है, हम चले जाए सिंधु घाटी सभ्यता पे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर तो इवन बोला जाता है कि धर्म नाम की चीज ही कहीं ना कहीं विलुप्त है ना, वही नहीं दिखाई देती है। एक्चुअल में लोग वहां पे क्या करा करते थे, लोग कहीं ना कहीं बाढ़ है, पानी है, सूरज है या इन सारी चीजों से इतना डर गए थे कि वो इस डर की वजह से ऐसी ही चीजों की पूजा करने लगे। तो हम नेचर्स की वर्शिप देखते हैं वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, है ना, कि वो जमीन की पूजा कर रहे हैं, पेड़ों की पूजा कर रहे हैं, आसमान, सूरज, चांद की पूजा कर रहे हैं। ये सब पूजा करते हुए वो दिखाई देते ड्यू टू फियर, कहीं ना कहीं एक डर था और एक कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि ये हमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेंगे, है ना। उसके बाद धीरे धीरे वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता में हमने देखा कि इंसान ने ईश्वर के उसी प्रारूप को और ज्यादा एडवांस कर दिया। एडवांस करने का मतलब अब वो टेम्पल्स की खोज करने लगा। कहीं ना कहीं उसने एक ऐसा स्थल बना लिया, इस स्थल में हम मान लेंगे कि भाई एक इस तरीके के कोई भगवान होंगे जिनकी वजह से क्या आता होगा, तूफान आता होगा। रुद्र देवता हम लोग बात करते हैं ना, कि मारुत की बात करते हैं हम लोग, है ना, इस तरीके की बातें करते हैं। तो ऐसे कुछ ना कुछ उन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू कर दिए होंगे। वैदिक सभ्यता कहीं ना कहीं इसका प्रमाण देती है। महाजनपद है, लोगों ने क्या करा, अब एक सभ्यता के अंदर रहना शुरू कर दिया। अब सिविलाइजेशन होना शुरू हो गया। सिविलाइजेशन में धीरे धीरे क्या हुआ, मानव ने अब क्या करा, जिस तरीके से अपने समाज के अंदर रहते थे उस समाज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रियाकलाप रख लिया और वो था पूजा प्रार्थना करना। पूजा प्रार्थना हम सिर्फ मन में करें, ये बात कहीं ना कहीं इंसान को और नीरसता की तरफ ले जा सकती थी। तो उन्होंने क्या करा, एक आर्किटेक्चर बनाया, एक कहीं ना कहीं वास्तुकला बनाई और उस वास्तुकला के तहत उस प्लेस के अंदर वर्शिप जाने का प्रयास किया। अब वहां पुरोहित बैठा करते थे और पुरोहित क्या करा करते थे, श्राद्ध वगैरह करके जिस तरीके के तमाम प्रावधान होते हैं वो सब करके लोगों को पूजा प्रार्थना की तरफ आकर्षित किया करते थे। अभी भी एक मॉडर्न एडवांस आर्किटेक्चर का स्ट्रक्चर नहीं दिखा। अब मौर्य एज है। मौर्य एज के बाद में जब हम मूव किए गुप्ता एज की तरफ, तो गुप्ता एज ने हमें आर्किटेक्चर्स दिए। जिन आर्किटेक्चर्स ने धीरे धीरे फॉर्म लेना शुरू कर दी, तब पता चला कि आर्किटेक्चर भारत के अंदर अलग अलग शैलियों में विकसित होते थे, है ना। तो ये आर्किटेक्चर का एक इतिहास था, जिस इतिहास को हमने यहाँ सब पे बात की थी, है ना। तो ये तमाम तरीके की चीजें हमने यहाँ पे की थी कि किसके शासक ने गुप्ता कार्य से रिलेटेड यहाँ पे कार्य किया था। कार्य में भी हमने देखा धार्मिक, प्रशासनिक या तमाम तरीके की शिक्षा विक्षा देने के भी कार्य इसमें हुआ करते थे। ठीक है, मंदिर वास्तुकला अगर गुप्त शैली की बात करें तो उस समय में चट्टानों को काट काट के क्या कराई जाती थी, मंदिर या टेम्पल्स या आर्किटेक्चर्स को बनाने का प्रयास किया जाता था, जिसको हम लोग केव आर्किटेक्चर या गुफा सभ्यता के तौर पर भी जानते हैं, गुफा वास्तुकला के तौर पर जानते हैं। सबसे प्राचीन मंदिरों में हमें ऐसे कुछ मंदिर दिखाई दिए। ठीक है, मंदिरों को कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वैसे ही गर्भगृह हमें दिखाई देता था, जो अभी आज के समय में भी प्रेजेंट टाइम में दिखाई देता है ना। हमें यह भी दिखता है कि पिलर्ड पोर्च, मतलब कहीं ना कहीं इनका जो बनने का तरीका था वो किस पे होता था, वो प्लेटफॉर्म के ऊपर बनते थे, जगती जिसको हम लोग कहते थे ना, तो जगती के ऊपर कहीं ना कहीं बनते हुए दिखाई देते थे। और फिर बाद में हम जिसको पद परिक्रमा कहते हैं उसके आसपास के एरिया के लोग जमा भी हुआ करते। तो मंदिरों का सबसे स्मॉल स्ट्रक्चर ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। धीरे धीरे ये देखिए और एडवांस होता चला गया, बढ़ता चला गया। ये सब बातें हमने कर ली थी। और आज के समय में अगर मंदिरों को देखें तो मंदिरों का प्रारूप कुछ इस तरीके का, ये हमने बात करी थी उत्तर भारत के कुछ मंदिर हैं, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम अगर मंदिरों का
या फिर मंदिर या आर्किटेक्चर या मंदिर वास्तुकला का प्रमाण देखने को मिला तो वो उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिला, ऐसा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि हमने दशावतार मंदिर देखा, विष्णु मंदिर देखा टेम्पल उत्तर प्रदेश के अंदर, है ना, तो वो कहीं ना कहीं जैसे भितरगांव का टेम्पल, विष्णु टेम्पल आपने देखा, ये सबसे प्राचीन टेम्पल्स में माने जाते हैं। तो इस वजह से हमने उसकी बात करी थी। तो क्यों ना फिर सबसे पहले नागर स्टाइल की बात कर ले। हमने नागर स्टाइल के टेम्पल्स के कुछ फीचर्स की बात करी थी। ये नागर स्टाइल का एक टेम्पल था, है ना। तो नागर स्टाइल के टेम्पल में जैसे खजुराहो के टेम्पल सैंपल्स हमने देखा था, वो भी नागर स्टाइल के टेम्पल की बात है। यहाँ पे क्या होता था, अगर मैं इसको पूरा छिपा दूं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ये शिखर दिखाई देता है। अगर इस वाले एरिया को हम छुपा दें तो सिर्फ और सिर्फ ये शिखर दिखाई देता है। तो टेम्पल्स के आर्किटेक्चर स्टार्टिंग में सिर्फ इतना होता था। धीरे धीरे क्या हुआ, ये टेम्पल आर्किटेक्चर क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखो तो इतना ही टेम्पल का आर्किटेक्चर आपको दिखाई देता था। इसके अलावा टेम्पल्स में कुछ नहीं होता था, यही होते थे, इसी में गर्भगृह होता था, इसी में शिखर होता था और इसी के अंदर कलश या अमालक नाम की चीजें होती थी। सिर्फ एक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता था। धीरे धीरे क्या हुआ, ये एक माउंटेन जैसा दिखाई जरूर देता था। धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें जैसे जैसे वास्तुकला का निर्माण होता चला गया, ये कहीं ना कहीं माउंटेन से माउंटेन रेंज बन गई। ऐसा दिखाई देता नहीं कि माउंटेन्स के ऊपर माउंटेन्स, फिर उसके ऊपर माउंटेन, फिर माउंटेन। तो ऐसी एक माउंटेन रेंज हमें दिखाई देती है और ये माउंटेन रेंज को कई क्लासों में क्लासिफाई किया जाता है। जैसे बनने का तरीका वही था कि एक जगती के ऊपर इसको बनाया जाता था, ठीक है, वही प्लेटफॉर्म बनता था, उसके ऊपर इसको बनाया जाता था। जो सबसे पहला पार्ट होता था इसको हम लोग नो डाउट शिखर बोला करते थे, एक टावर होता था जो सबसे ज्यादा विशाल होता था। इसके बाद में इसके जस्ट बगल वाला पार्ट हमने बात की थी महामंडप, फिर मंडप और फिर उसके बाद में अर्धमंडप। इस तरीके से 4 क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे देखे थे। इसमें एक इंपॉर्टेंट गर्भगृह था। गर्भगृह की हम लोग ने ये बात की थी, गर्भगृह इसके अंदर होता था जहां बेसिक किसी भी डायटी की या ईश्वर या देवी देवताओं की मूर्तियों को रखा जाता था, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ये भी देखते हैं पदक्षिणा करके एक पूरा प्लेस है यहाँ पे, जिस प्लेस के अंदर लोग रोटेट या सर्कुलर मोशन लिया करते थे या घूमा करते थे कहीं ना कहीं उस ईश्वर की या देवी देवता की मूर्ति के आसपास। इसी देवी देवता की मूर्ति के जस्ट सामने हमने एक चीज और भी देखी थी, वाहन भी होता था, है ना। जैसे हमने बात की थी वाहन, हर ईश्वर के अलग अलग वाहनों के बारे में क्लासिफिकेशन, जैसा ईश्वर है, जो भी ईश्वर है, जिसकी भी मूर्ति है, उसका वाहन उसके सामने वहां पे रखा जाता था, ठीक है। उसके बाद में फिर अमालक हमने बात की थी और सबसे ऊपर कलश की भी बात की थी। ये एक स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं। यहां से एंट्रेंस होता था और एंट्रेंस के अंदर एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज ये दिखाई देती है कि एंट्रेंस में कोई बहुत बड़ा हमें गेटवे दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं दिखता था कि बहुत बड़ा कोई गेटवे हो, कोई बड़ा सा गेट बना हुआ हो, उस गेट से हम लोग एंटर करके इन टेंपल्स के अंदर जाए। मैंने पहले भी बताया नागर शैली के टेंपल्स चारों तरफ से ओपन होते थे, दीवारों से कवर्ड नहीं होते थे, है ना। तो इनकी एक विशेषता ये भी थी, कहीं भी दीवार से कवर्ड आपको दिखाई नहीं देंगे। तो ये इस तरीके से लोग यहाँ पे एंटर करते थे। प्लेटफॉर्म होता था, फिर सीढ़ियां होती थी, सीढ़ियों से चढ़ के फिर वो मंदिर के हिस्से के अंदर जाया करते थे। तो ये नॉर्थ के टेंपल्स हैं जिनको हम लोग नागर स्टाइल टेंपल कहते हैं। अभी इनका कंपैरिजन हम लोग दक्षिण के टेंपल से भी करेंगे, वहां भी चलेंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर है। कई सारे देवी देवता जिनकी बात यहाँ पे हो रही है, नागर स्टाइल के टेंपल्स के अंदर इनका ही चित्रण किया जाता था। मतलब एक तो देवी देवता प्रमुख रूप से वो कहीं ना कहीं विष्णु के अवतार हो, शिव के अवतार हो, उनकी एक मूर्ति तो गर्भगृह में रखी है। बाद में बाहर का जितना भी स्ट्रक्चर होता था, जैसे मैं मान लो ये जो इलाका है जिसमें ऊपर के ये जो सब उकेरे गए हैं ना, उकेरी गई चीजें जिसको हम लोग उरुशिन बोलते हैं, इस पर टेंपल्स पे वो बनी होती थी, मूर्ति बनी होती थी इन्हीं देवी देवताओं की, जिसके भी आप नीचे फिगर्स देख रहे थे। तो इन सब की मूर्तियां यहाँ पे बनी होती थी, ऐसा दिखाई देता। और यही मंदिर के अंदर के भी इलाकों के अंदर ये मूर्तियां हमें बनी हुई दिखाई देती थी। तो काफी इंपॉर्टेंट फीचर इसका ये था, देवी देवता इस तरीके से दिखाई देते थे, इनकी मूर्तियां यहाँ पे दिखाई देती थी, ठीक है। फिर हमने अजंता की गुफाओं की बात करी थी, एलोरा की गुफाओं की बात करी थी, उदयगिरी गुफा, ये सारी की सारी गुफाएं जो भी चीजें हैं ये टाइप्स ऑफ केव्स हैं। और ये कहां, गुप्ता एम्पायर के समय में बनी, जिन्होंने उस समय की वास्तुकला, मंदिर वास्तुकला का प्रमाण दिया था, ठीक है। याद रखने लायक बात ये, जितने भी टाइप की गुफाएं हैं सबके अंदर हमें हिंदू टेम्पल्स, बौद्ध टेम्पल और जैन टेम्पल, हर तरीके के टेम्पल्स भी दिखाई देते हैं। तो ये बात देखिए इंपॉर्टेंट है। इस समय में निर्मित मंदिर भी देखे थे हमने, भितरगांव टेम्पल जो सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल माना जाता है ना, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था, ये इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा था, है ना। तो भितरगांव टेम्पल एक नॉर्मल सा टेम्पल, ओल्डेस्ट टाइप ऑफ टेम्पल का एक पार्ट है। दशावतार मंदिर के बारे में भी देखा था, इसका 2 स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं थोड़ा गुम हो गया, है ना। ऊपर का टॉप बाउंड्री भी कहीं ना कहीं हमें थोड़ी बहुत अभी टूटी हुई दिखाई देती है। तो इसके और कई सारे एग्जाम्पल आपने मेंशन भी किए थे, नोट भी किए थे।
है ना। तो ये हमने टाइप्स ऑफ टेम्पल्स देखे थे। मंदिर वास्तुकला का हमने फिर विकास देखा था। विकास में हमने 5 चरण पढ़े थे टोटल। हर चरण के अंदर टेम्पल्स का स्ट्रक्चर बदलता चला जाता है ना। तो फर्स्ट टेम्पल हम बात कर रहे थे कि एकदम सपाट और बिल्कुल एकदम कोई डिजाइन नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता था। तो खास तौर पर ये एकदम सपाट और बड़े बड़े खंभों के साथ में बने हुए टेम्पल्स थे, ठीक है। दूसरा टेम्पल, दूसरा चरण आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा, और पांचवें चरण का टेम्पल हमने अभी सबसे ऊपर देखा, जिसकी बात वहां पे की जा रही थी। इसी में हमको पता चला था तृतीय चरण के अंदर पंचायतन शैली का विकास, है ना। तृतीय चरण में कौन सा विकास हो गया था? पंचायतन शैली का। पंचायतन शैली हमने बात की थी कि वो टेम्पल्स होते हैं कि जिसके बीच में गर्भगृह होता है और चारों तरफ क्या होते हैं? छोटे छोटे टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे कहीं ना कहीं हमको ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जो सप्लीमेंट्री होते हैं, है ना। जैसे बोला जाता है ना कि अगर कोई ईश्वर है, भगवान राम है, तो भगवान राम किसके बिना अधूरे? हनुमान के बिना अधूरे, है ना। तो ऐसा बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं उनके साथ में एक और भी टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया जाता था जो सप्लीमेंट्री होता था उसका, ठीक है। तो ऐसे टेम्पल्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। ऐसे चरण हमने 5 चरण में इसकी बात की थी, सबके एग्जाम्पल आपको पता है। हम बात कर रहे थे स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर या टेम्पल आर्किटेक्चर, जिसके अंदर हम लोग नागर, द्रविड़, नायका, विसरा, होयसल, विजयनगर और फिर पाला और सेन डायनेस्टी के जितने भी टेम्पल्स बने, इन सारे टेम्पल्स की बात कर रहे थे। ये सब टाइप्स ऑफ स्टाइल्स है। इन टाइप्स ऑफ स्टाइल्स के अंदर हमने नागरा स्टाइल देख लिया था, है ना। इसके बारे में 3 टाइप के स्कूल्स भी पढ़े थे हमने, है ना। कौन कौन से स्कूल्स थे? एक उड़ीसा जिसको कलिंग भी बोलते हैं, दूसरा खजुराहो था, तीसरा सोलंकी, ठीक है। ये 3 टाइप ऑफ स्कूल्स थे। तीनों टाइप ऑफ स्कूल्स को पढ़ लिए थे, जो नागरा स्टाइल का एक वर्णन कहीं ना कहीं करता है। और नागरा स्टाइल में भी हमने प्रमुख चीजें देख भी ली। एक बार फिर से इस चीज को देख लीजिए। नागरा स्टाइल की इंपॉर्टेंट विशेषता यही है कि यहाँ पे हमें सबसे पहले दिखाई देगा एक जगती टाइप का प्लेटफॉर्म टाइप की चीज सबसे नीचे दिखती थी। उसके बाद गर्भगृह दिखता था। गर्भगृह के बाद में हम लोग बात करते थे कि यहाँ शिखर होता था। शिखर के बाद में फिर मंडप, अर्धमंडप या फिर इस तरीके का मंडप सा क्लासिफिकेशन। जितने ज्यादा हमें मॉन्यूमेंट्स यहाँ दिखाई देंगे उतने ही मंडप का क्लासिफिकेशन होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये मंडप का क्लासिफिकेशन था, शिखर, अम्लक या कलश। अब देखिए ये एक एग्जाम्पल है मॉन्यूमेंट का जो नागरा स्टाइल को कहीं ना कहीं दर्शाता है ना। नागरा स्टाइल। और अगर मैं अब इसके बाद में जब आपके दूसरे स्टाइल के ऊपर जाऊंगा, द्रविड़ स्टाइल, तो उसके अंदर पहले बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए। बेसिक डिफरेंस ये होता था कि यहाँ पे भी हमें दिखाई देता है कि जिस तरीके से इस शिखर के मॉन्यूमेंट को पूरी तरीके से बढ़ाया गया था और स्ट्रेट लाइन के ऊपर ले जाया गया था, हमें क्या दिखाई देता है? दक्षिण में द्रविड़ स्टाइल में भी ऐसा ही एक शिखर दिखाई देगा, ठीक है। ऐसा ही शिखर दिखाई देगा। ये शिखर तो हमें स्ट्रेट दिखाई देता है। कहीं ना कहीं ये शिखर कैसा दिखाई देगा? एकदम स्ट्रेट गोल नुमा होता 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 नीचे सबसे ऊपर से जाके संकरा होके क्या बना लेता है? एक आमलक नाम का स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। हमें द्रविड़ स्टाइल में क्या देखने को मिलेगा? द्रविड़ स्टाइल में वो भी प्लेटफॉर्म से ऐसे उठेगा, लेकिन उसके अंदर एक चीज कहीं ना कहीं विशेषता के तौर पर आप देखोगे कि वहां पे जो स्ट्रक्चर उठता था उसका आकार होता था पिरामिड नुमा, ठीक है। कैसा होता था? पिरामिड। जैसे आप लोग पिरामिड देखते हो, स्ट्रक्चर ऐसे ही उठेगा, इसी तरीके से उठेगा और कहीं ना कहीं ऐसे करके आके और ये हो जाएगा। तो ये पिरामिड बनाता था ऐसे करके, ठीक है। तो जब भी वो स्ट्रक्चर उठता हुआ दिखाई देगा आपको, तो पिरामिड बनाता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं ब्लॉक्स होते थे उसमें, ऐसे ब्लॉक्स नुमा कहीं ना कहीं वो द्रविड़ स्टाइल का आर्किटेक्चर दिखाई देगा। अभी हमने बात करी कि ये जितने भी टेम्पल्स होते हैं, इन टेम्पल्स में यहाँ पे एक मेन गेटवे से ये लोग अंदर एंट्री करते थे। तो एक बड़ा सा हमें गेटवे नहीं दिखाई देता यहाँ पे। हमने बोला ओपन स्ट्रक्चर होता था, कोई गेटवे नहीं होता। दक्षिण भारत में एक बड़ा सा गेटवे होता है, खूब भारी सा एक बड़ा सा दरवाजा बना होगा। उस दरवाजे को बोला जाता था गोपुरम, ठीक है। नाम ध्यान रखिएगा, बड़ा सा दरवाजा होता था एंट्रेंस करने के लिए। जैसे अगर मैं इस कमरे के अंदर आऊंगा तो अंदर आने से पहले क्या करूंगा? एक दरवाजा क्रॉस करूंगा। और दरवाजा क्रॉस क्या मेरे लिए? वो दरवाजा गोपुराम है। अगर मैं दक्षिण भारत के टेम्पल्स के अंदर जाऊंगा तो वो गोपुराम से लोग एंटर करते थे। बड़े बड़े विशाल दरवाजे होते थे टेम्पल्स के, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते थे। तो ये गोपुराम कहलाते थे। लोग गोपुराम से एंटर करते थे और गोपुराम से एंटर करते करते सेम यही मंडप, अर्धमंडप का आपको वहां भी सीन दिखाई देगा। बट ये जो शिखर होता था, इस शिखर को वहां शिखर नहीं कहा जाता था, वहां विमान कहा जाता था,
क्या कहा जाता था? विमान। तो वो शिखर नहीं होते थे, बस नाम बदल दिया गया, वहां पे क्या बोल दिया गया उसे? विमान। क्योंकि ये कहीं ना कहीं पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर पे बना होता था, तो इसका नाम उन्होंने विमान कर दिया। यहीं पे हम लोग इसको शिखर कह रहे हैं, वहां पर उसको क्या कहते हैं? विमान कहते हैं। दरवाजों के लिए हमें गोपुरम दिखाई देता है। और भी कई तरीके की विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं का वर्णन करें उससे पहले और भी चीजें आप देख लीजिए, ठीक है। ये टेम्पल्स है, इसी टेम्पल्स को हम लोग ने वहां से कंपैरिजन करा दिया कि भाई देखिए यहाँ पे जो शिखर आपको दिखाई दे रहा है वो शिखर यहाँ पे ऐसा स्ट्रेट है, वहां पे शिखर ऐसा स्ट्रेट नहीं है, वहां पिरामिड नुमा है। इसी स्ट्रक्चर को उन्होंने पिरामिड नुमा बना दिया था। इस एरिया में आपको बड़ा सा एक गोपुरम दरवाजा दिखाई देता था, यहाँ से लोग एंटर करते थे। यहाँ चारों तरफ बाउंड्रीज नहीं है, चारों तरफ बाउंड्रीज नहीं है। दक्षिण के सभी टेम्पल्स के अंदर चारों तरफ बाउंड्री से कवर किया जाता था, है ना। दीवारें होती थी चारों तरफ, इधर दीवार होगी, उधर दीवार होगी, चारों तरफ उन्होंने क्या करा? एक सर्कुलर या फिर कह सकते हैं स्क्वायर फॉर्म में एक दीवार को उन्होंने क्रिएट किया हुआ था। और अच्छी बात ये थी, आपने देखा होगा जब हम लोग बाबर की बात कर रहे थे या फिर भारत में मध्यकालीन इतिहास की बातें करते हैं, तो वहां पे आपको चारबाग शैली दिखाई देती है, दिखाई देती है। चारबाग शैली के अंदर बेसिकली क्या होता है? वहां पे नेचर्स को कनेक्ट करने के लिए कुछ नेचुरल चीजों को मॉन्यूमेंट के साथ में लगा देते थे। जैसे वहां पे रिजर्वायर या जलाशय लगा देना, बागों बगीचों को लगा देना, इस तरीके की चीजें हमें वहां होती हुई दिखाई देती हैं। तो ऐसी चीजें कहीं ना कहीं इन टेम्पल्स से ही ली गई भारत के अंदर, है ना। तो ये टेम्पल्स के अंदर हमें जलाशय दिखाई देते थे, जब ये दक्षिण भारत का टेम्पल होगा तो जलाशय भी होगा, बागवानी भी होती थी वहां पे, आसपास और टेम्पल्स भी छोटे छोटे दिखाई देते थे, और चारों तरफ क्या होती थी? बड़ी बड़ी बाउंड्रीज होती थी, ठीक है। तो नागर स्टाइल से दक्षिण के स्टाइल के टेम्पल हमेशा इस तरीके से अलग होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग जो बात कर रहे थे नागर वास्तुकला, ये नागर वास्तुकला जैसा कि मैंने आपको पूरा का पूरा क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये सब चीजें इसके अंदर लिखी है। एक चीज और, नागर शैली में जो बेसिकली है वो, अगर हम लोग शिखर की बात करें, जिसको मैं बता रहा था अभी, एक शिखर है, तो वो शिखर का जो स्ट्रक्चर होता था, वो शिखर का स्ट्रक्चर भी 2-3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता था, ठीक है। शिखर का स्ट्रक्चर 3 पार्ट में बेसिकली क्लासिफाई किया जाता था, जिसको हम लोग बेसिकली किस किस के पार्ट में पढ़ते हैं? एक तो फमसाना पढ़ते हैं, लेटिना पढ़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है फमसाना या लेटिना का? बेसिकली ये फमसाना और लेटिना शिखर को बनाने की शैली है कि शिखर किस तरीके का दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, उसको लेके यहाँ पे क्या बनाई गई थी? कुछ शैली और स्ट्रक्चर बनाए गए थे, है ना। हाँ जी, तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे टेम्पल्स आर्किटेक्चर जो हमें दिखाई दिए, उन टेम्पल आर्किटेक्चर्स में भी अभी हमने शिखर की बात करी, और शिखर को भी क्या करा गया? विभाजित किया गया। और शिखर की नागर शैली में जो बेसिकली डिवीजन होता था, उसमें हमें डिवीजन जो दिखाई देता था, एक फमसाना और एक लैटिन, जिसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? लैटिन या फमसाना की टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखिए बेसिकली होता क्या, फमसाना डिजाइन का जो उपयोग किया जाता था, उसके अंदर जो गर्भगृह होता था, गर्भगृह कैसा बनेगा, किस तरीके का बनेगा, उसकी शैली में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमको विभाजन देखने को मिलता है। जैसे एक शिखर बना, बड़ा सा शिखर उन्हें बनाना है, तो फमसाना टेक्निक में एकदम स्ट्रेट शिखर हमें दिखाई देता था, ठीक है, एकदम स्ट्रेट हमें शिखर दिखाई देगा। लैटिना टेक्निक में क्या होगा, उसके ऊपर कई सारे डिजाइन्स और उकेरा जाएगा, उसको और ज्यादा डिजाइन किया जाएगा, धीरे धीरे इस तरीके की कुछ चीजें इसके अंदर यहाँ पर डिजाइन की जाएंगी। और एक टेक्निक और होती थी वल्लभी, ठीक है। वल्लभी में क्या करा जाता था? छतों को गुंबदाकार कर दिया जाता था, ठीक है। जो शिखर है, शिखर की छत कैसी कर दी जाती थी? थोड़ा बहुत गुंबद के आकार की कर दी जाती थी। तो ये टेक्निक्स थी जिसकी बात हमने लास्ट क्लास में भी की थी, ठीक है। विशेषताएं वगैरह मैंने बात कर ही ली, है ना। तो वो सब चीजें उसके अंदर होती थी, इसी सबको ध्यान में रखना, क्योंकि इसका कंपैरिजन दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली से हम लोग करते हैं। यहाँ विशेषताओं की अगर यहीं पे मैं आपको बताता चलूं, तो हमने यहाँ पे देखा कि मुख्य मंदिर के सामने सभाकक्ष या मंडप होता था। मुख्य मंदिर मेन गर्भगृह, उसके ठीक सामने मंडप होगा, और मंडप के अंदर ही हम लोग देखते थे कि लोग क्या करते थे? चारों तरफ चक्कर लगाया करते थे, ठीक है। पथ होता था एक वहां पे, ठीक है। गर्भगृह के बाहर नंदी देवी, गंगा, यमुना की छवियां रखी जाती थी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्पल का इनर पार्ट अगर मैं बात करूं, आप मंदिर में एंटर करें, गेट है एक, गेट से आप अंदर एंटर करें, एंटर करने के बाद में जैसे आप मंडप में पहुंचोगे और अपने चारों तरफ घूम के देखोगे, तो वो पिलर्स बने होते हैं वहां पे, ठीक है। और पिलर्स को भी कैसा बनाया जाता था? उनके ऊपर देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी लगी हुई, ठीक है। वो देवी देवताओं जैसे यक्ष और यक्षिणी की आप लोग प्रतिमा देखते हो, है ना, उस तरीके से कहीं ना कहीं गंगा देवी या फिर नदी, कई सारी नदियों की प्रतिमा भी दिखाई देती थी। ऐसे उनके ऊपर बाउंड्रीज में, स्ट्रक्चर में बना दी जाती थी।
तो इनर पार्ट उसका कुछ ऐसा होता था। ये नागर स्टाइल के टेम्पल्स की कुछ विशेषता है, ठीक है। मंदिर परिसर में कोई जल टैंक और जलाशय मौजूद नहीं है। हमें नदन इंडिया के अंदर कोई मंदिर ऐसा नहीं मिला जहाँ ऐसा कुछ हो, है ना। तो ये भारत की नागर शैली का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है? द्रविड़ शैली का। यही शैली हमें अभी नीचे देखेंगे द्रविड़ शैली में दिखाई देगी, ठीक है। आमतौर पर मंदिर ऊंचे चबूतरों पे बनाए जाते थे, वहां हमें ऐसा दिखाई नहीं देता। दक्षिण शैली के मंदिरों को बेसिकली बहुत ऊंचे चबूतरे नहीं दिए जाते थे। जगती जैसी परंपरा नगर शैली के अंदर दिखाई देती है, द्रविड़ शैली के अंदर जगती जैसी परंपरा कम दिखाई देती है। मतलब चबूतरे ऐसे आपको ऊंचे ऊंचे दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। और उसके बाद में प्रवेश के लिए स्तंभों का प्रयोग, भाई प्रवेश करने के लिए कहीं ना कहीं स्तंभों का प्रयोग, जैसे मैंने बताया स्तंभ होते थे और स्तंभ के ऊपर कई सारी कलाकृतियां बनी होती थी। उस समय के देवी देवताओं वगैरह की कलाकृति हो सकती थी, ठीक है। शिखर मैंने बता दिए, इन 3 तरीके के शिखर वहां पे बनाए जाते थे, ठीक है। टाइप्स ऑफ शिखर यहाँ पे लिखे हुए, इसको भी देख सकते हो। ये ऐसा नागर वास्तुकला है, इसकी बात हमने कर ली और कई बार कर ली है, तो ये बातें वही हैं सारी की सारी नागर वास्तुकला की, ठीक है। ये पंचायतन स्कूल है, किस तरीके से पंचायतन स्कूल में मंदिर और टेम्पल्स को यहाँ पे दिखाया जाता था, उसकी बात की गई है। ओडिशा स्कूल में हमने बात कर ली थी, ठीक है। ओडिशा स्कूल भी आपको समझा दिया था, जिसको बेसिकली कलिंग साम्राज्य या कलिंग वास्तुकला के नाम से भी जाना जाता है। तो कलिंग वास्तुकला में इसके उदाहरण कई सारे हमने देखे थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इसके ये एग्जाम्पल आप लोग ने यहाँ पे देख लिए थे, ठीक है। आई थिंक नोट भी कर लिए होंगे लास्ट क्लास में, ठीक है। तो ये सब आप नोट कर चुके हो, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स भी आप लोग नोट कर लिए थे। तो ये सब देखिए इसी के एग्जाम्पल है। इसके बाद में ये सब हमने एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने खजुराहो टेम्पल्स देखा था, जो चंदेला से कहीं ना कहीं रिलेटेड है ना। या हम लोग सेंट्रल इंडिया का पार्ट मानते हैं थोड़ा बहुत। ये टाइप ऑफ आर्किटेक्चर हमें वहां दिखाई देता है, ठीक है। तो खजुराहो के टेम्पल्स में बहुत सारी गुफाओं की बात भी की गई है, इसकी बात हमने यहाँ पे कर ली थी। ये भी लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। विश्वनाथ का खजुराहो टेम्पल यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये विश्वनाथ का खजुराहो टेम्पल, जिसकी बात हम सबसे पहले करी थे, नागरा स्टाइल टेम्पल का पार्ट है। नागरा स्टाइल में भी कौन सी शैली? नागरा स्टाइल में भी कौन सी शैली? खजुराहो की शैली है ना, चंदेला शासकों के द्वारा। तो खजुराहो शैली। और सोलंकी स्कूल के अंदर फिर हमने बात कर ली थी। सोलंकी स्कूल बेसिकली हमें गुजरात और राजस्थान के इलाकों के अंदर तमाम जो भी टेम्पल्स बने वो सब सोलंकी स्कूल या फिर सोलंकी के टेम्पल्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये टेम्पल्स का स्ट्रक्चर हमने यहाँ देखा, इस तरीके का स्ट्रक्चर था। भारत के अंदर गुजरात के इलाके के अंदर एक टेम्पल का पूरी तरीके से क्षतिग्रहण देखने को मिला था, तोड़ दिया गया था। कौन सा टेम्पल तोड़ा गया था गुजरात में? सोमनाथ टेम्पल तोड़ा गया था। सोमनाथ टेम्पल अगर आपसे पूछे कौन सी शैली का मंदिर है, टेम्पल है, तो क्या बताएंगे आप लोग? ये नागर शैली का सोलंकी टाइप ऑफ स्कूल का टेम्पल है, ठीक है। जिसको किसने तोड़ा था? महमूद गजनवी ने, ठीक है। गजनवी के 16वें अटैक के अंदर जो हम बात किए थे, वही वाला टेम्पल इसी का पार्ट बनता है। तो देखिए जो जो इम्पोर्टेंट है उसके बाद में देख लीजिए। सूर्य टेम्पल है वहां का, सूर्य मंदिर वहां कहलाता है, ठीक है। तो अलग ही आर्किटेक्चर कुछ दिखाई देता है इसका, लेकिन ये भी हम बात करें तो नागरा टाइप ऑफ स्कूल ही है, ठीक है। सूर्य टेम्पल ये बात कर रहे हैं हम लोग, जिसको हम लोग दक्षिण भारतीय वास्तुकला की बात करते हैं, द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल, ठीक है। द्रविड़ स्टाइल का कहीं ना कहीं प्रारंभ या शुरुआत अगर मानी जाती है पल्लव शासकों से मानी जाती है, जो वहां पे पल्लव शासक थे, ठीक है। तो इस समय में महेंद्र वर्मन, रुद्रवर्मन या पुलकेशिन वगैरह तमाम शासक ऐसे हुए जिन्होंने इस समय के आर्किटेक्चर या टेम्पल आर्किटेक्चर को दक्षिण भारत में बढ़ाना शुरू किया होगा। ये समय भी कहीं ना कहीं वही रहा होगा जिस समय में उत्तर भारत में टेम्पल आर्किटेक्चर गुप्ता एज में बन रहे थे, उसी समय दक्षिण भारत में भी टेम्पल आर्किटेक्चर इसी एज में बनता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद पल्लवा के बाद में अगर सबसे ज्यादा इस टेम्पल्स को प्रोटेक्शन दिया तो वो चोलाज ने दिया, चोला एम्पायर के शासकों ने, ठीक है। तो जैसे आपने एक टेम्पल का नाम सुना होगा, वृद्धेश्वर टेम्पल नाम सुना होगा दक्षिण भारत के अंदर, है ना। वृद्धेश्वर टेम्पल को पहले जो बोला जाता था वो राजराजपुरम टेम्पल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। राजराजपुरम टेम्पल उसको इसलिए बोला जाता था क्योंकि उसको राजराज चोला ने बनवाया था, ठीक है। राजराज चोला प्रथम ने उसको बनवाया था। वो तो मराठों ने आके नाम चेंज करके उसका बृहदेश्वर टेम्पल कर दिया, तब वो बृहदेश्वर टेम्पल के नाम से जाना जाता। तो हमें दिखाई देता है कि उस समय के पल्लवों ने और चोला शासकों ने वहां की वास्तुकला के ऊपर काफी ध्यान दिया, जिसमें टेम्पल आर्किटेक्चर बेसिकली सबसे ज्यादा दिखाई देता है। अब मैं इसकी थोड़ी बहुत विशेषताओं की बात करूं तो देखिए विशेषताएं वही है कि इसके अंदर विमान होता था, यहाँ पे शिखर दिखाई नहीं देगा, यहाँ क्या दिखाई देगा? एक विमान दिखाई देगा। विमान के अलावा एक नई चीज इसमें गोपुरम
गोपुराम होता था। गोपुराम जो पहले के मंदिरों में नहीं, यहाँ के मंदिर में। गोपुराम को अगर हम लोग डैश लगा के लिखे तो एक एंट्रेंस गेट है ना, प्रवेश द्वार, तो बड़ा सा एक प्रवेश द्वार होता है। और उसी के बाद में प्रवेश द्वार के बाद में जब अंदर एंटर करके जाता था कोई भी व्यक्ति, तो एक बड़ी अच्छी यहाँ पे एक वास्तुकला दिखाई देती थी। जैसे मैंने एंटर करा, एंटर करने के बाद में टेम्पल्स के अंदर अगर मैं नागर शैली में बात करूं तो देवी देवताओं की आकृतियां दिखती है ना, कि अगर बाहर के टेम्पल्स पे या अंदर के टेम्पल्स पे बने हुए हैं तो छोटे छोटे देवी देवताओं की टेम्पल्स की आर्किटेक्चर पे कहीं ना कहीं उनको बनाया जाता था, दीवारों पे उनको उकेरा जाता था। ऐसे ही तो होता था। यहाँ पे कुछ अलग होता था। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे दिखाया जाता था कि उस समय के जो बलवान लोग दक्षिण भारत में हुए उन लोगों की प्रतिमाओं को दिखाया जाता था। ठीक है, जैसे देवी देवताओं के रूप में लोग उन्हीं लोगों को पूजने लगते थे जो वहां के बड़े शासक होते थे। ऐसे ही तो होता था। खास करके जो मेन देवी देवताओं की कहीं ना कहीं कोई भी टेम्पल है, जैसे मान लिया कि भाई लिंगराज का टेम्पल है वहां पे, उस लिंगराज के टेम्पल के बाहर भी जब आप निकलोगे और मेन बाउंड्री को जब देखोगे तो मेन बाउंड्री के अंदर आपको दिखाई देगा कि हाथ में, दोनों हाथ में हथियार थामे हुए एक बड़ा सा बाहुबली खड़ा हुआ है। ठीक है, ये वहां के आर्किटेक्चर की शोभा बढ़ाता है। यहाँ पे वो लोग जिनको ईश्वर मानते हैं उन्हीं की प्रतिमाओं को बाहर लगा दिया गया। उन्हें ऐसा लगता था ये हमारा प्रोटेक्टर है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है। उत्तर भारत में लोग ईश्वर को अपना प्रोटेक्टर मानते हैं, वहां राजाओं को अपना प्रोटेक्टर मानते थे। तो वो लोग क्या करते थे, जैसे राजराजा चोला है, उनकी कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर को या मूर्ति को वहां पे लगा देंगे टेम्पल की बाहर की दीवारों के ऊपर। तो ऐसे कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें वहां पे लगा दी जाती थी। तो ये बड़ी अलग चीज थी वहां पे, जो हम यहाँ पे देखते हैं द्रविड़ स्टाइल में होती थी। उसके बाद आप टेम्पल के अंदर गए, गर्भगृह आपको वैसा ही दिखाई देगा जैसे नागर में दिखाई देता है। गर्भगृह के बाद में आपको जो रोटेशन पोर्शन है कहीं ना कहीं है ना, प्रदक्षिणा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी वैसे ही दिखाई देगा, उस तरीके का बना हुआ होता था। हाँ, कभी कभी ऐसा होता था कि वो चौकोर नहीं होता था, है ना, उसका स्ट्रक्चर कभी कभी गोलाकार कर दिया जाता था या सर्कुलर बना दिया जाता था, वैसा दिखाई नहीं देता था। उसके बाद आप टेम्पल्स के बाहर निकलोगे तो टेम्पल में टेम्पल खत्म नहीं होता था, उसके बाद बाहर का पूरा इलाका बाउंड्रीज से कवर होता था। ठीक है, दीवारें हमें दिखाई नहीं देती हैं। नागर में दीवारें कहां दिखाई थी, द्रविड़ शैली में, चारों तरफ बाउंड्री से कवर्ड होता था। बाउंड्री से कवर्ड होने के बाद में टेम्पल के एडजसेंट एक और सब टेम्पल हो सकता था, और वो सब टेम्पल किसी ना किसी ईश्वर के किसी ना किसी, कह सकते हैं हम लोग, अवतार के रूप में वहां पे बनाया जाता था। ठीक है, तो वहां पे एक अवतार के रूप में कहीं ना कहीं एक टेम्पल को बनाया जाता था। इस तरीके का टेम्पल हमें दिखता है वहां पे, है ना। उसके साथ साथ में जैसे मैंने बताया जलाशय जरूर होता था। जलाशय तो वहां की एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता थी। रिजर्वायर या जलाशय हम जिसको बोलते हैं, एक जलाशय जरूर होता था वहां पे, और बागबानी के रूप में कहीं ना कहीं में पेड़ों के स्ट्रक्चर दिखाई देते थे। पेड़ वगैरह भी वहां पे हुआ करते थे, और लोग बागबानी का भी प्रयोग दक्षिण भारत के टेम्पल्स में किया करते। तो ये सब वहां की विशेषताएं हैं द्रविड़ शैली में। तो आपसे अगर द्रविड़ में और नागर में अब अगर किसी भी तरीके का डिफरेंस करने का आएगा तो कर लोगे, है ना, आराम से कर लोगे। यही क्वेश्चन पूछा जाता है जब आपका प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन आया था आई थिंक 2019 में, और उसमें बोला गया था तीनों के बारे में लिख दिया गया था, द्रविड़ शैली के टेम्पल, नागर शैली के टेम्पल और बेसर शैली के टेम्पल। और उसमें स्टेटमेंट जो लिखे थे, यही सब स्टेटमेंट लिखे थे। आपको पहचानना था इसमें द्रविड़ कौन सा है, नागर कौन सा और बेसर कौन सा, यही सब लिखा हुआ होगा, है ना। तो कोई टफ नहीं है, इसको समझना बहुत आसान चीज है, बस मेन चीजें याद रखिएगा। अब इन्होंने क्या करा कि पूरा पल्लव शैली के जो प्रॉपर तरीके के टेम्पल्स थे उस समय, जिनको हम लोग द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल्स की शुरुआत भी कहेंगे, उनको इन्होंने टोटल 4 चरणों में विभाजित कर दिया। ठीक है, जैसे हमने वहां पे देखा 3 चरण थे नागर शैली में, वैसे यहाँ पे टोटल कितने 4 चरण। आपको मेन स्टाइल याद रखना ही रखना है, उसके सब स्टाइल्स भी याद रखने हैं। जैसे नागर के सब स्टाइल्स पीछे याद रखें, वैसे ही आप द्रविड़ के भी सब स्टाइल याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे पल्लव आर्किटेक्चर या पल्लव मंदिर वास्तुकला के चरणों का विभाजन कीजिए, तब भी यही आएगा। द्रविड़ का विभाजन कीजिए, तब भी यही आएगा। तो पहला कौन सा, महेंद्र गुरु। ठीक है, महेंद्र वर्मन शासक के द्वारा कहीं ना कहीं ऐसे मंदिर को यहाँ पर बनवाया गया था। तो ये मंदिर जो बेसिकली थे, इनका ये वास्तु पल्लव मंदिर वास्तुकला का पहला चरण या द्रविड़ वास्तुकला का पहला चरण कहलाता है। इसके अंदर चट्टानों को मूल रूप से काटा गया था और चट्टानों के अंदर मंदिरों को बनाया जाता था। ठीक है, इसमें क्या होता था, इसमें बेसिकली मंदिरों को मंडप के रूप में ही जाना जाता था। मंदिर को लोग मंदिर नहीं कहते थे,
क्या बोलते थे, मंडप कहा करते थे कि ये एक मंडप है। तो मंडप के रूप में कहीं ना कहीं लोग प्रचलित था, इस तौर पर जाना जाता था। ठीक है, नागर शैली में जैसे मंडप का मतलब सिर्फ और सिर्फ सभा कक्षी तो होता है कि जहां पे लोग इकट्ठे होते थे, मंडप तो उसी को कहते हैं नागर में। यहाँ मंडप का मतलब पूरा मंदिर होता है। ठीक है, तो बस इतना डिफरेंस आपको याद रखना है कि चट्टानों से काटकर बनाया गया और मंडपों को ही मंदिर बोला जाता था उस समय। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, मंडा का, पट्टू का और पल्लवपुरम का और मामदोर का ये गुफा मंदिर है जो चट्टानों से काटकर महेंद्र गुरु में पल्लवा शासकों के दौरान बनाया गया। हाँ सर, मुझे ये पूछना था, जो नागर शैली वाले मंदिर थे उसमें चारों तरफ से बाउंड्री नहीं थी ना? द्रविड़ में चारों तरफ से बाउंड्री, जो मंदिर की चारों बाउंड्री थी, उसी का जो मेन गेट होगा वही गोपुरम होगा ना? हाँ, जो बाउंड्री होती थी, बाउंड्री से सबसे बड़ा जो एंट्रेंस होता था, एक्चुअली में बाउंड्री इतनी बड़ी नहीं होती थी जितना बड़ा गोपुरम होता था। बाउंड्री छोटी हो सकती है लेकिन गोपुरम बहुत बड़ा होता था, बाउंड्री पे ही गोपुरम होता था। जैसे आप मान लो ये पूरी की पूरी बाउंड्रीज है चारों तरफ, बीच में हमारा कोई टेम्पल होगा और ये एंट्रेंस है। ठीक है, तो इधर से लोग एंट्रेंस लेते थे, होता बाउंड्री से सटा हुआ गोपुरम था, लेकिन बाउंड्री छोटी रह जाती थी, गोपुरम बहुत बहुत विशाल हो जाते थे। ठीक है, तो गोपुरम आपको एकदम अलग से दिखाई देंगे, होता है ऐसे। ठीक है, ये महेंद्र ग्रुप है। महेंद्र ग्रुप या फिर हम लोग महेंद्र टाइप ऑफ ग्रुप्स की बात करें तो ये उस तरीके के। फिर आते हैं नरसिम्हा समूह। ठीक है, ये दूसरे टाइप का था। ठीक है, ये बेसिकली दूसरे चरण के ग्रुप के कहलाते हैं और इनको नरसिम्हा ग्रुप भी कहा जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर बनाए हैं, चट्टानों को काटकर ही बनाए गए, लेकिन इसमें जटिल मूर्तियों से भी इनको सजाया जाता था। अभी हमने ऊपर टेम्पल्स को देखा, सिर्फ गर्भगृह या मंडप के अंदर एक मूर्ति दिख गई तो दिख गई, बहुत है ना, वही टेम्पल हो जाता था। यहाँ क्या करते थे, सजाए जाते थे, कई मूर्तियां इकट्ठी करी जाती थी और मूर्तियों को लगा लगा के उन गुफाओं को सजाया जाता था। तो आप जब भी जाओगे नरसिम्हा ग्रुप करके, ये गुफाएं हैं कई तरीके की, इन गुफाओं में एंटर करोगे तो एंट्रेंस से लेके अंदर जाने तक हर जगह आपको मूर्तियां लगी हुई दिखाई देंगी, है ना। तो ये मूर्तियों से सजाए जाते थे पूरे के पूरे टेम्पल, ऐसे होते थे। ठीक है, तो बेसिकली इस समय में मंडपों को क्या बोला जाता था, वो रथ बोला जाता था। मंडप नहीं कहलाते थे, क्या कहलाते थे, रथ कहलाते थे। तो यहाँ पे रथों में विभाजित था प्रॉपर तरीके से टेम्पल जो था। ठीक है, और इसमें भी सबसे बड़ा और सबसे छोटा रथ होता था। ठीक है, जैसे रथों के कई प्रकार होते हैं उस तरीके से, जैसे अभी हमने देखा मंडपों के कई प्रकार हो सकते थे। एक महामंडप था और सबसे छोटा अर्ध मंडप था, ऐसे तो था। अब यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे रथ बोलते थे मंडपों को, और रथों में जो विभाजन था उसमें सबसे बड़ा जो था वो धर्मराज रथ था और सबसे छोटा कौन सा था, द्रौपदी रथ था। ठीक है, तो धर्मराज रथ और द्रौपदी रथ याद रखिएगा, किसकी विशेषता है, नरसिम्हा समूह की विशेषता है। ठीक है, यहाँ पे रथों में मंदिरों को विभाजित किया जाता था। ये सब विशेषताएं याद रखिएगा। अगर एक बढ़िया सा क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अगर आप इसको लिख लोगे अच्छे तरीके से तो मेरे ख्याल से फिर कभी नहीं बोलोगे, है ना। बहुत सिंपल विभाजन है, बस पहली बार हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा सा टफ लगता है, बट एक बार अगर आप इसको पढ़ के अच्छे से देख लोगे तो फिर कोई बड़ा इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको टफ लगेगा। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं नरसिंह वर्मा या फिर नरसिंह समूह के ग्रुप का ये टेम्पल आर्किटेक्चर है, जिसके अंदर मंडपों की जगह क्या होते थे, रथ होते थे। ठीक है, तो रथों में हम विभाजन उसका किया करते थे। ठीक है, अब ये देखिए जो हम लोग रथ कह रहे हैं ना, रथों की बात कर रहे हैं ना, धर्मराज रथ जो है बेसिकली सबसे बड़ा है, द्रौपदी रथ सबसे छोटा है, ऐसे रथों का विभाजन भी नीचे दे दिया गया। ठीक है, रथों का विभाजन भी पंच पांडव रथ बोलते हैं हम लोग इसको, इनका उदाहरण नीचे तरीके से दिया है और इनमें कहीं ना कहीं आकार के हिसाब से ये क्रोनोलॉजी है। इसको जरूर और जरूर नोट कर लेना कि सबसे बड़ा रथ कौन सा, सबसे छोटा रथ कौन सा और रथों की क्रोनोलॉजी क्या है। हो सकता है आज तक नहीं पूछा गया, क्या पता दिमाग घूमे और ऐसे ही पूछने को, ये रथों का क्रमानुसार जो है वो आप उसको लगाइए। ठीक है, तो आप इसमें धर्मराज रथ पहला, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ। इसमें आप पांडवों के नाम भी याद कर लोगे ना, तब भी आपको शायद मेरे ख्याल से रथों के नाम याद हो जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है, कुछ टफ नहीं है याद करना। ठीक है, और हाँ, और उसमें भी देखो क्रोनोलॉजी बड़े से छोटे तक ही गई है ना। यहाँ भी रथों का जो क्लासिफिकेशन है वैसा ही है, तो आप वैसे ही याद कर लोगे तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम रथ है। ठीक है, अब ये 5 जो रथ दिए, बस इसके अंदर एक चीज नोट कर लो, वो चीज ये कि द्रौपदी रथ जो देवी दुर्गा को समर्पित है। किसको समर्पित किया गया, देवी दुर्गा को। अर्जुन रथ भगवान शिव को समर्पित किया गया। भीम रथ जो है वो विश्राम करते हुए भगवान विष्णु दिखाई देंगे यहाँ पे। नकुल सहदेव रथ
इंद्र को समर्पित है, और धर्मराज रथ हरिहर जिसको हम लोग कहते हैं विष्णु और शिव की कहीं ना कहीं जोड़ी जो है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, तो आप इसको बस याद कर लीजिए, ये आपके लिए रथों का क्लासिफिकेशन भी होता है। ठीक है, बस इतना ही लिखना, किसको समर्पित है, इतना ही काफी है, बस इतना ही काफी है, किसको समर्पित है, अगर इतना भी लिख लो तो काफी है। इसीलिए बोला था मैंने आर्ट एंड कल्चर में सभी क्लास करना, बड़ा टफ पड़ जाएगा एक भी चीज छोटी। अब कल जितने भी लोग आएंगे सर को जाते रह जाएंगे, रथ समझ नहीं आएगा, कौन से रथों की बात हो रही, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। जैसे पिछले क्लास में जो लोग सिंधु घाटी सभ्यता के समय नहीं आए होंगे उन्हें नहीं समझ आएंगी बहुत सारी चीजें उसकी। तो इसलिए क्लास में अपनी रेगुलरिटी बना के रखोगे तो ये सब चीजें क्लास ही क्लास क्लियर होती चली जाएगी, है ना। तो इस वजह से ये सब चीजें अभी इंपॉर्टेंट होती है, अभी समझ लोगे तो अभी याद भी हो जाता है हैंड टू हैंड, है ना। तो बहुत सारी चीजें क्लास में समझ आ जाती हैं। बस किसको क्या समर्पित है इसी बात से लिख लो, पांचों रथ के नाम यहीं पे लिख लो। और ये रथों का क्लासिफिकेशन हम कर क्यों रहे, क्योंकि हमने देखा कि सबसे बड़ा रथ और सबसे छोटा रथ किसका पार्ट था, मंडपों को ही रथ बोला जाता था। ठीक है, अब जो लोग नहीं इस बात को जानते वो लोग रथों को अलग समझेंगे और मंडप को अलग समझेंगे। लेकिन हम उत्तर भारत में नागर शैली में जिसको मंडप बोलते हैं, उसी में दक्षिण भारत में हम क्या बोलते हैं, उनको रथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये रथों का समूह है बेसिकली, और इन रथों का समूह हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे हैं, नरसिम्हा समूह के अंदर पढ़ रहे हैं, जो दूसरा चरण है किसका, द्रविड़ शैली का। ठीक है, द्रविड़ शैली का या पल्लव वंश के शासकों का दूसरा समूह है। ठीक है, ये पंचरथ है, इसके अंदर ऐसे रथों का ये इन्होंने 3D फॉर्म दे दिया कौन सा रथ कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से कैसे बना होता है, बस एक 3D फॉर्म दिया हुआ है और कुछ नहीं है कि कौन कौन सा रथ किस किस से रिलेटेड है और कौन से रथ में कौन कौन से यहाँ पे एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स के बारे में भी यहाँ पे विशेषता के तौर पर लिखा गया। ठीक है, तो बस इंपॉर्टेंट आपके लिए धर्मरथ कौन से भगवान के लिए कहीं ना कहीं है, आप उससे समझ जाओगे कहीं ना कहीं कौन से वहां पे एनिमल्स को वहां पे लाया गया होगा। ठीक है, जैसे दुर्गा की बात हो रही है तो आप समझ रहे हो ना, सिंह की बात हो रही है, शेर की बात हो रही होगी, तो मेरे ख्याल से फिर आप उसके हिसाब से समझ जाओगे कि कौन से एनिमल्स को वहां पे कार्य किया गया होगा। ठीक है, तो ये कोई टफ चीज नहीं है। तीसरा समूह आ जाता है राजसिम्हा समूह। ठीक है, राजसिम्हा समूह हम लोग जिसको बोलते हैं, ये मंदिर विकास का तीसरा चरण हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब राजसिम्हा समूह में क्या हुआ, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है कि अब चट्टानें छोड़ दी गई, अब मंदिर आ गए यहाँ पे प्रॉपर, चट्टानों की जगह पे अब चट्टानों को काट करके क्या करा दिया गया, अब यहाँ पे मंदिर की वास्तविक संरचना का विकास हुआ दक्षिण भारत में। और राजसिम्हा समूह के अंदर अब हम लोग देख सकते हैं जैसे कैलाशनाथ टेम्पल है, महाबलीपुरम है ना, या फिर कहीं ना कहीं कांचीपुरम का टेम्पल है, जिसका ये एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। तो मंदिरों की वास्तविक रूपरेखा दक्षिण भारत में अगर शुरू हुई तो राजसिम्हा समूह के साथ में शुरू हुई थी, अन्यथा लोग किससे बनाते थे, चट्टानों को काटकर टेंपल बनाते थे। यह है महाबलीपुरम का शोर टेंपल, है ना। अब देखिए इस टेंपल में कहीं भी दिख रहा है कि चट्टानों को काटा गया, नहीं, सीधा टेंपल बना दिया गया। ठीक है, तो राजसिम्हा समूह की कहीं ना कहीं ये विशेषता में दिखाई देती है। तो महाबलीपुरम में शोर टेंपल, ये तीनों टेंपल एग्जाम्पल के तौर पर आप राजसिम्हा में याद कर सकते हो, राजसिम्हा समूह में याद कर सकते हो। महाबलीपुरम में तट मंदिर, शोर मंदिर, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर। ठीक है, ये उसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो राजसिम्हा समूह के तहत यहाँ पे बनाए गए। सबसे अगर आर्ट एंड कल्चर में हम लोगों का फेवरेट टॉपिक है तो वो आर्किटेक्चर ही है, सबसे ज्यादा फेवरेट, और वो आर्किटेक्चर या वास्तुकला पे ही सबसे ज्यादा आर्किटेक्चर में क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो अगर ये सब चीजें आपने पढ़ी है तो मेरे ख्याल से फिर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए आंसर करना। इसीलिए देखिए आर्ट एंड कल्चर जो लोग छोड़ देते हैं वो शायद इसके बारे में कभी सुने ही नहीं होंगे। अब जिन्होंने शुरू होगा उससे अगर पूछ लिया गया राजसिम्हा समूह के अंतर्गत इसमें से कौन सी शैली का मंदिर, चारों में से आप लोग बहुत आसानी से आंसर लगा पाओगे, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसने पढ़े वो आर्ट एंड कल्चर बहुत आसानी से लगाता है,
जिसने नहीं पढ़े तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। कांचीपुरम में कैलाशनाथ टेम्पल, ठीक है, और ये इस तरीके का टेम्पल है जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। बागवानी वगैरह और चारों तरफ आप बाउंड्री देख रहे हो ना, पीछे दिखाई भी दे रही है, वैसे ही बाउंड्री चारों तरफ बनाई जाती थी टेम्पल्स में। ये कुछ विशेषता वहाँ की हुआ करती थी, ठीक है। महाबलीपुरम में क्या करा गया कि स्मारकों का समूह बना दिया उन्होंने, ठीक है। जैसे महाबलीपुरम में टेम्पल्स बने, जैसे शो टेम्पल बना, रथ टेम्पल बना, ऐसे उन्होंने कई तरीके के टेम्पल्स के समूह बना दिए, ठीक है। तो महाबलीपुरम में जैसे हम देखते नहीं है कि गुफाओं के, अजंता में गुफाओं का समूह, एलोरा में गुफाओं का समूह, उदयगिरी में गुफाओं का समूह, ऐसी महाबलीपुरम में उन्होंने क्या करा, टेम्पल्स का एक ग्रुप बना दिया। उन्हीं टेम्पल का ग्रुप जो कहीं ना कहीं है उसको यूनेस्को ने किस में डाला हुआ है, अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर डाला हुआ है। और ये कब डाला था, 1984 में डाला था। ये भी ध्यान रखिएगा, 1984 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को। और महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह कौन सा टाइप ऑफ स्कूल है, राजसीमा समूह टाइप ऑफ स्कूल में दिखाई देता है, ठीक है। रथ मंदिर या पंचरथ, ठीक है, ये भी बेसिकली इसी के हम लोग कह सकते हैं, ये भी यूनेस्को में शामिल है, ठीक है। ये भी यूनेस्को, अभी यूनेस्को की एक लिस्ट अलग से पढ़ लेंगे, तो यहाँ पे भी आप टेंशन मत लो इसको लिखने की। हम लोग यूनेस्को की एक लिस्ट पूरी अलग से पढ़ेंगे, वो आपके सिलेबस का ही पार्ट है। बट यहाँ पे बताया गया कि कौन कौन से टेम्पल्स को इन्होंने यूनेस्को की लिस्ट में डाला हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हमने देखा राजसीमा ग्रुप वाले ही हैं। फिर नंदीवर्मन समूह आ जाता है, ठीक है। ये चौथा चरण है। यहाँ पे बनाए गए मंदिर आकार में तो छोटे थे, ठीक है, और द्रविड़ शैली और यहाँ की शैली पूरी तरीके से विकसित, अगर मैं कहूँ द्रविड़ शैली हो गई तो यहीं से विकसित हो गई। इसके बाद में सारे टेम्पल्स हमें द्रविड़ प्रॉपर और पॉपुलर फॉर्म में द्रविड़ी दिखी है, ठीक है। वरना अभी तक हम इसको पल्लव शैली भी बोल लेते थे और द्रविड़ शैली भी बोल लेते थे। अब इसके बाद में सारी शैली क्या बन गई, द्रविड़ शैली ही बन गई, ठीक है। तो पल्लवों के पतन के बाद में, क्योंकि हमने देखा चोल साम्राज्य आ गया था, चोल साम्राज्य ने धीरे धीरे टेम्पल्स को उजागर किया और उसी स्ट्रक्चर को उन्होंने, पल्लवों के स्ट्रक्चर को अपने तरीके से बनाना शुरू किया। तो वो पल्लवों का स्ट्रक्चर तो नहीं कहलाएगा ना, उनका समूह कहलाएगा। अब उसी को इन्होंने क्या बोल दिया, कौन सा स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये द्रविड़ स्टाइल में जाने लगी। छोटे टेम्पल्स होते थे और इसमें कहीं ना कहीं और टेम्पल्स की कुछ और चीजें भी विशेषता के तौर पर आती थी, ठीक है। यहीं पे डिवीजन हो जाता है। द्रविड़ शैली के बाद में अन्य और भी शैलियां दक्षिण भारत में पाई गई, जिसमें हम लोग बेसर शैली, नायक शैली और विजयनगर शैली भी समझते हैं कि चोला जब भारत के अंदर आए तो उन्होंने ऐसी शैलियों भी विकसित करना भारत में शुरू की होगी। ये जो बेसर शैली आप देख रहे हो, ये बेसर शैली थर्ड टाइप ऑफ शैली है जो हम लोग पढ़ने जाएंगे अभी, है ना, जो हम पढ़ेंगे। बेसर शैली तीसरी टाइप की शैली है, ठीक है। नायक शैली और विजयनगर शैली कहीं ना कहीं भी दक्षिण भारत से ही रिलेटेड है। बेसर शैली दोनों जगह पाई गई, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भी। तो दक्षिण भारत में हमने इसका एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। नंदीवर्मन समूह लिख लीजिएगा, चौथा चरण है। टेम्पल छोटे जरूर बने और इसी के बाद में पल्लवों का पतन हो गया और यही टेम्पल आगे चल के प्रॉपर किससे जानेंगे, द्रविड़ टाइप ऑफ टेम्पल्स के नाम से जानेंगे। क्लियर है, आगे चले, कर लो नोट जो कर रहा है इसमें से जल्दी से। अब एक बार चारों समूह के नाम बता दीजिए। पहला समूह कौन सा था, महेंद्र वर्मन समूह। दूसरा समूह नरसिम्हा समूह। तीसरा राजसीमा। चौथा नंदीवर्मन, ठीक है। ये चार समूह है, इन चार समूह को याद रखिएगा, ठीक है। ये चारों समूह की विशेषताएं आप लोग समझ ही गए, ठीक। अब देखिए द्रविड़ वास्तुकला या शैली पल्लवों के बाद में ही उजागर में है ना, प्रॉपर तरीके से। हम लोग उसको भी द्रविड़ शैली ही कहते हैं, ज्यादा उसमें भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। उसी का विस्तार है जो दक्षिण शैली की द्रविड़ शैली है, ठीक है। द्रविड़ शैली की वास्तविकता और यहाँ पे कहीं ना कहीं विशेषताओं का वर्णन किया गया, जिसको मैं पहले भी अभी बता चुका हूँ आपको। फिर से एक बार सुन लीजिए। कहीं ना कहीं चारों तरफ दीवारों से घिरे होते थे, ऊंची ऊंची दीवारें, लेकिन उनसे भी बहुत ऊंचे ऊंचे गोपुरम भी दिखाई हमें देते हैं, ठीक है। सामने की दीवार पर एक बड़ा सा प्रवेश द्वार होता था, जिसको हम गोपुरम के नाम से जानते थे। एंट्रेंस मैंने बता दिया। पंचायतन शैली कहीं ना कहीं यहाँ पे भी देखी गई है, क्योंकि मंदिर भी बना होता था और चारों तरफ मुख्य कुछ छोटे छोटे मंदिर भी बनाए जाते थे। ये भी हमने देख लिया, ठीक है। शिखर जो था सीढ़ीदार पिरामिड के आकार का होता था, जैसे मैंने बताया। वहां पे, यहाँ पे इसको विमान कहते थे, है ना। वहां शिखर कहते थे, यहाँ कहते थे विमान के नाम से जाना जाते थे। और ये कैसा होता था, पिरामिड नुमा ही हुआ करता था, ठीक है। बेसिकली कह सकते हैं कि गोलाकार शिखर तो नहीं होते थे, लेकिन हम कह सकते हैं कि अष्टकोण होता था।
अष्टकोण बेसिकली ऐसा होता था, कभी कभी हमें थोड़ा सर्कुलर भी दिखाई देगा, कभी कभी ऐसा लगेगा 8-8 भुजाएं हैं उसकी, ऐसा इस तरीके का कहीं ना कहीं हमें टॉप का स्ट्रक्चर इसका दिखाई देता था। तो हम कह सकते हैं कि शिखर के रूप में कहीं ना कहीं जाना जाता था, जो इसका सबसे प्रमुख मुकुट होता था। मुकुट हम लोग कह रहे थे कलश कुंड, कलश को तो मुकुट कह रहे थे, जो हमारा नागर शैली में था, यहाँ क्या बन गया, वो एक तरीके से मुकुट बन गया। तो जगह चेंज हुई है तो नाम भी थोड़े थोड़े चेंज होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी शैली है, विमान है ना, बाकी ये सब चीजें वही हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और है, नागर वास्तुकला के विपरीत सहायक मंदिरों में विमान नहीं होते थे, ठीक है। अभी हमने देखा था एक एग्जाम्पल के तौर पर, आपने अभी पीछे देखा कि नागर शैली में क्या होता था भाई, एक शिखर है तो दूसरा उससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे तमाम दिखते थे हमें, है ना। जैसे मैंने बताया था माउंटेन रेंज का पार्ट ले लिया था उन्होंने। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ विमान एक ही है, उससे जुड़ा हुआ विमान नहीं दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि आपको छोटा विमान उससे छोटा विमान, ऐसा नहीं, एक ही बड़ा सा विमान दिखाई देगा, उसी के अंदर पूरा टेम्पल होगा, ठीक है। हाँ, बाकी अंतराल तो आप लोग समझते हैं, अंतराल मैंने बताया भी था पहले भी, है ना। पहले उस बिल्डिंग को कहीं ना कहीं एक शिखर से दूसरे शिखर को विभाजित करने के लिए, और नीचे गर्भगृह में हम बात करते हैं तो गर्भगृह से किसको, जो विमान होता था, सॉरी जो विमानितों के वाहन होता था, उस वाहन से विभाजन करने के लिए अंतराल को बनाया जाता था। तो वाहन और कहीं ना कहीं कह सकते हो आप गर्भगृह को विभाजित करता था। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी दक्षिण भारत में ऐसे ही था, सुरंग से जुड़ा हुआ था गर्भगृह। नीचे से लोग जब एंटर करते हुए जाते थे तो वो सुरंग के रास्ते से एक तरीके से कह सकते हो जाते, मतलब यहाँ पे हमने देखा कि सीढ़ी नुमा होता था। भाई नागर शैली में सीढ़ियों से चढ़ के लोग जाते थे, लेकिन द्रविड़ शैली के कुछ मंदिरों में ऐसा दिख रहा है कि सीढ़ियों पर चढ़ने की जरूरत नहीं होती थी, नीचे के रास्ते से लोग जाया करते थे। उसको इन्होंने नाम दे दिया सुरंगनुमा रास्ता, और उसी सुरंगनुमा को कहां से जोड़ दिया था, गर्भगृह से जोड़ दिया था। तो वही गर्भगृह जुड़ा हुआ होता था, किससे, वही से जुड़ा। अभी कांचीपुरम टेम्पल को लेकर एक बात काफी पॉपुलर हो रही थी, वो इंटरनेट पे भी काफी ज्यादा चल रहा था, उसकी कुछ इमेजेस आ रही थी। तो वहां पे जो है एक पानी गिरता था, पानी गिरते हुए लोग पी रहे थे, उसको अमृत की तरह पीते हुए दिखाई दे रहे थे, है ना। तो वो इस तरीके से जो वायरल हुआ इंटरनेट के ऊपर, तो उसमें आपने देखा होगा वो रास्ता सुरंग से जा रहा है, और सुरंग से रास्ता जा रहा है, तब जाके वो किससे मिलता था, गर्भगृह से बाद में जाके मिलता था। तो जो सुरंग से गर्भगृह को जोड़ता था वही यहाँ पे अंतराल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गर्भगृह के द्वार पर जैसे मैंने बताया आपको, द्वारपाल, मिथुन और यक्ष की मूर्तियां होती थी। द्वारपाल किसको बोला जा रहा है, वही रक्षक, वही रक्षक, वही राजा, वही जिनको ये भगवान मान रहे हैं अपना, वही कौन है, द्वारपाल। द्वार का मतलब दरवाजा, पाल मतलब प्रोटेक्टर। तो दरवाजे पे प्रोटेक्टर के तौर पर इन्होंने अपने रक्षा के तौर पर एक द्वारपाला डाला, उस तरीके की मूर्तियां लगा रखी थी। तो द्वारपाल, मिथुन और यक्ष की मूर्तियां यहाँ पे दिखाई देती हैं, ठीक है। वैसे मिथुन और यक्ष की मूर्तियां या इस तरीके की मूर्तियां नदी देवी या गंगा यमुना, ये सब हमें नागर शैली में ज्यादा दिखाई देती हैं। हमें दक्षिण में कौन सी दिखाई देती है, द्वारपालों की या द्वारपालिका ही टाइप की मूर्तियां दिखाई देती हैं, ठीक है। द्वारपालिका मूर्ति समझ गया ना कि भाई हाथ में हथियार है और हथियार थामा हुआ एक बाहुबली टाइप का व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है। और हो सकता है वो किसी भगवान की भी आकृति में खड़ा हो, मुकुट लगा हो सर पे, अच्छे से वेशभूषा में हो, और हाथ में कोई ना कोई हथियार, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रोटेक्टर के तौर पर वो जाना जाता था। ये उसके एग्जाम्पल थे, ठीक है। बाकी जलकुंड होता था, जलाशय की बात मैं बता चुका हूँ आपको। जलाशय के यहाँ पे जिस तरीके की नागर शैली में हमने विशेषता नहीं देखी, वो विशेषता हमें यहाँ दिखाई देती है कि जलकुंड वगैरह यहाँ पे दिखाई देता था, ठीक है। बाकी तो मंदिरों के उपभाग भी दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, है ना। द्रविड़ शैली में कुछ उपभाग भी थे, उपभाग में असल में उनका आयत दिया गया है। आयताकार किस किस आयत में मंदिर हो सकते थे, आयताकार में यहाँ दिया गया, वर्गाकार भी हो सकते थे, है ना। मतलब उनका शेप कैसा कैसा टेम्पल्स का हो सकता था, वर्गाकार, आयताकार, अंडाकार, गोलाकार और अष्टकोणीय, इस तरीके के टेम्पल्स हो सकते थे, ठीक है। तो टेम्पल्स के टाइप्स दिए गए, कितने कितने तरीके के कौन कौन से टेम्पल्स इस समय में हो सकते थे, ठीक है। तो ये बस उनका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये पढ़ लिया, जैसे हम पढ़ रहे थे कि वृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, राजराज प्रथम ने इसको 1011 में बनवाया था, ठीक है। तो ये उस समय का कह सकते हैं हम लोग राजराजपुरम टेम्पल के नाम से जाना जाने वाला दक्षिण भारत में द्रविड़ वास्तुकला का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। द्रविड़ वास्तुकला में सबसे बड़ा मंदिर अगर जाना जाता है तो वो तंजावुर में वृहदेश्वर का मंदिर जाना जाता है, जिसको राजराज प्रथम ने बनवाया था, इसलिए इसको पुराना नाम राजराजपुरम टेम्पल के नाम से भी जानते हैं।
गंगईकोंड चोलपुरम, ठीक है, ये मंदिर है जिसको राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था, चोला शासक है, ठीक है। इन्होंने ये डेल्टा में अपनी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था उस समय में, और ये सब मैं आपको शायद पढ़ा चुका हूँ जब मैं चोला एम्पायर पढ़ा रहा था। तो किसने कौन कौन सा टेम्पल बनवाया वो भी मैं आपको लिखा चुका था वहां पे, ठीक है, कि टेम्पल किसने कौन कौन सा बनवाया वो आप वहां लिख चुके हो। बट यहाँ पे उदाहरण के तौर पर आप द्रविड़ शैली के कुछ टेम्पल अगर लिखना चाहो तो इनका नाम लिख सकते हो। दोनों टेम्पल्स भी दिखा देता हूँ अभी आपको, इसको बस नोट कर लीजिए एग्जाम में। और इसमें हो सकता है कई सारे आपको नोट्स में बहुत सारी शब्दावलियां दिखाई दे रही हो, तो उसको ना तो पढ़िए और ना याद रखने का प्रयास कीजिएगा। मैं जितना बस बता रहा हूँ उतना ही सुनिए और उसी को याद रखने का प्रयास करिएगा। अन्यथा अगर इसको पढ़ना शुरू कर दोगे तो फिर हो जाएगा पागल, क्योंकि इतनी डिटेल्ड आर्ट एंड कल्चर है जिसको खत्म करना लगभग नामुमकिन है, ठीक है। तो आप उसको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ प्रीवियस 10 से 15 साल की स्टडी के बेसिस पे कि कैसे क्वेश्चन पूछता है वो उसी आधार पे बता रहा हूँ, वरना बहुत ब्रॉड है उतना नहीं पढ़ पाओगे आप, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पर ये टेम्पल का ये कुछ इन्होंने 3D स्ट्रक्चर दिया है, आपने एग्जाम्पल लिखे लिए होंगे। एग्जाम्पल तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर और गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर जो हम लोग जानते हैं, राजराज वन और राजेंद्र प्रथम ने इसको बनवाया था, ठीक है। ये देखिए 3D स्ट्रक्चर है इसका, ये हमको गोपुराम दिखाई दे रहा है, एंट्रेंस से चारों तरफ बाउंड्री वॉल दिखाई दे रही है हमको, एंट्रेंस करा, एंट्रेंस के बाद असेंबली हॉल है, ठीक है, असेंबली हॉल जहाँ पे लोग तमाम कलेक्ट होते हैं, ठीक है, ये असेंबली हॉल है। ये सब्सिडरी श्राइन्स है चारों तरफ, ये जो दिखाई दे रही है हमें छोटे छोटे से टेम्पल्स जो चारों तरफ बना देते थे पंचायतन शैली को, वो बना दिया गया था। गर्भगृह ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे गर्भगृह। इस साइड में जो हमें दिखाई देता उत्तर की तरफ वो दिखता था एक वाटर टैंक, बड़ा सा जलाशय बना दिया जाता था, ठीक है। और ऊपर का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर क्या कहलाता था, विमान, है ना। बस ये 3D स्ट्रक्चर है उसी बात का जो मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। और यहीं पे इधर लगता हुआ या इधर लगता हुआ एक बगीचा, या हम कह सकते हैं कि जो बेसिकली जहाँ पे पेड़ पौधे होते थे उस तरीके की चीजों को भी यहाँ लगा दिया जाता था। ऐसी कुछ चीजें हमें 3D स्ट्रक्चर में यहाँ दिखाई देती। ये देखिए एग्जाम्पल है बृहदेश्वर टेम्पल का, ठीक है, ये बृहदेश्वर टेम्पल है। और यहाँ पे आपको कुछ अलग चीज दिखाई दी, ऊपर का आमलक जो है यहाँ पे देखिए गुंबद नुमा है, गुंबद बनी हुई है यहाँ पे, है ना। तो गुंबद नुमा आकार दिखाई देता है आमलक का, और कलश तो आप ऊपर जिसकी बात अभी हम लोग पीछे कर ही रहे थे। और टेम्पल्स देखिए कितनी ज्यादा खूबसूरती के साथ में इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया। ये आपको पिरामिड नहीं दिखता, है ना, वहां पे हमें एकदम गोल तरीके से एकदम संकरा होता हुआ दिखाई देता था, है ना। यहाँ हमें पिरामिड की तरह दिखाई देता। तो ये पिरामिड स्ट्रक्चर यहाँ पे होता था, पिरामिड की तरह बनता था। और इसके बाद जितनी भी बाहर, अभी यहाँ एंट्रेंस का इन्होंने फोटो नहीं दिया, बट एंट्रेंस पे अगर देते तो एंट्रेंस पे आप देखोगे कि बहुत सारे टेम्पल्स में छोटी छोटी मूर्तियां बनी हुई हैं। उन्हीं मूर्तियों में मैंने वैसे बताया द्वारपाल वगैरह की मूर्तियां बनी होती है, ठीक है। तो ये आर्किटेक्चर का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है बृहदेश्वर टेम्पल जो तंजावुर में है। ये टेम्पल है आपका गंगईकोंड चोलपुरम का, ठीक है। गंगईकोंड चोलपुरम में ये टेम्पल का एग्जाम्पल, अच्छा चलो यहाँ पे है। यहाँ पे देखो एक टेम्पल के बाहर आपको दिख रही होगी एक मूर्ति, ठीक है। इस मूर्ति को जब आप ध्यान से देखोगे हाथ में आपको एक हथियार भी दिखाई देगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोटेक्शन के फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है। और साथ ही साथ में आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, वाहन, वाहन भी रखा हुआ है ना, एक वाहन भी दिखाई दे रहा होगा। गंगईकोंड चोलपुरम का ये टेम्पल है, इसका एग्जाम्पल है। और यहाँ के देखिए टेम्पल के आर्किटेक्चर बड़े पिरामिड नुमा, और इनका जो आमलक होता था वो कैसा होता था, गुंबद नुमा टाइप का दिखाई देता था। तो ये बस इमेजेस देख लोगे। तो बाकी देखो बागवानी वगैरह दिखाई दे रही है, पेड़ पौधे वगैरह इसमें लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। रिजर्वायर भी होता था, वो भी इसके एग्जाम्पल होता है। हाँ, कर्नाटक, ठीक है। दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला के कुछ अच्छे एग्जाम्पल भी और भी हैं, है ना। उन एग्जाम्पल्स की बात करें, क्या सिर्फ द्रविड़ स्टाइल ही देखने को मिलता, नहीं। द्रविड़ स्टाइल के अलावा वहाँ पे एक नायका स्टाइल भी है। नायका स्टाइल की बात करें तो बेसिकली 16वीं और 18वीं शताब्दी के आसपास है, जब वहां पे नायक शासकों की बात करूं तो मैं कह सकता हूं क्या नायकों को बोला जा रहा है कि ये लोग विजयनगर से रिलेटेड होंगे, कह सकते हैं, विजयनगर से रिलेटेड कह सकते हो, सही बताओ। शताब्दी देखो कौन सी है, 16वीं से 18वीं शताब्दी की बात हो रही है, तो हम नायका कह सकते हैं। हाँ, विजयनगर साम्राज्य खत्म कब हो गया, 1336 में तो स्थापित हो गया, तो बात सही है।
1565 में पहला समापन और 1667 में दूसरा समापन। एक्चुअल में समापन कहीं ना कहीं 1686-87 में पूरी तरीके से समाप्त हो गया था, है ना। तो 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी उसमें दिखाई देती है। और नायक अमर नायक होते थे विजयनगर एम्पायर के अंदर, हम बोलते थे ना। और नायक का शैली में उसी शैली में मंदिरों का विभाजन किया गया। तो हाँ, विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक अच्छी चीज कह लो या फिर कहीं ना कहीं कंपोजिट कल्चर का थोड़ा बहुत यहाँ पर उत्थान होना शुरू हुआ। कंपोजिट कल्चर, मिला जुला रवैया देखने को मिला, मिला जुला रवैया, क्योंकि इस्लामिक संस्कृति भी इस समय में काफी ज्यादा देखने को भारत में मिल रही थी। इस्लामिक साम्राज्य चल रहा है, मुगल एम्पायर का समय है, काल है ना। और दक्षिण में भी बहमनी एम्पायर दिखाई देता है हमें, तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव इन शैली के ऊपर पड़ा, है ना। तो ये शैली कहीं ना कहीं द्रविड़ शैली के समान जरूर थी, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा प्रभाव किसका था? इस्लामी प्रभाव देखने को मिलता है। ये नायका स्कूल है जो विजयनगर में थोड़ा बहुत उभरा, ठीक है। लेकिन विजयनगर से डायरेक्ट शासकों से रिलेटेड भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। विजयनगर में जिन अमर नायकों को अपॉइंट किया था, उन नायकों ने शैली का कहीं ना कहीं ओरिजिन किया था, ठीक है। तो आप ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। विजयनगर के समकालीन कह सकते हो, या विजयनगर के अंडर में जो लोग प्रशासन में थे उन लोगों ने इन टेम्पल्स को, आर्किटेक्चर को बनाया होगा, ठीक है। यहाँ पे गर्भगृह के चारों ओर बरामदे होते थे और विशाल गलियारे होते थे, ठीक है। बरामदे भी थे, गलियारे। बरामदे क्या होता है? बेसिकली ओपन प्लेस होता है ना, बंद जगह नहीं होती है। अभी तक मंडप हम देख रहे हैं, बंद होता है, एक हॉल टाइप का होता है। अब यहाँ पे क्या होता है? बरामदे बनाने लगे वो गर्भगृह के चारों तरफ, या गलियारे। ये बेसिकली हमें इस्लामिक आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। जब वहां पे मॉस्क क्या बनाई जाती है, मस्जिदें बनाई जाती हैं या मज़ारें बनाई जाती हैं, वहां पे ओपन टाइप के कुछ गलियारे देखने को मिलते हैं। ये कह सकते हो आप इस्लामिक थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे नायक शासकों के अधीन बनाए गए गोपुरम सबसे बड़े गोपुरमों में काउंट होते हैं, ठीक है। सबसे बड़े गोपुरम कहते हैं, जैसे मदुरै में मीनाक्षी टेम्पल है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा गोपुरम कहलाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा गोपुरम हम इसको कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे ऊंचा मदुरै में बना हुआ मीनाक्षी टेम्पल है। और मीनाक्षी टेम्पल दुनिया का सबसे ऊंचा गोपुरम या फिर एंट्रेंस गेट है, ठीक है। तो मंदिर की संरचना भी हम लोग बेसिकली मीनाक्षी टेम्पल जो यहाँ पे दिया गया उसके बेसिस पे देख सकते हैं। ये है यहाँ पे मीनाक्षी टेम्पल मदुरै, ठीक है। इसको यहाँ पे देखिए किस पूरी की पूरी आसपास की भी चीजें दिखा दी गई हैं इसके अंदर प्रॉपर तरीके से। यहाँ वाटर रिजर्वायर भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। वाटर रिजर्वायर के आसपास ओपन तरीके के आपको स्पेसेस दिखाई दे रहे होंगे, गलियारे टाइप के दिखाई दे रहे होंगे। टेम्पल के अंदर का हम स्ट्रक्चर नहीं दिया इसके अंदर, ठीक है। ये गोपुराम्स बने हुए हैं जो आपको चारों तरफ ये दिखाई दे रहे हैं, ये गोपुराम्स बने हुए हैं, बड़े बड़े विशाल दरवाजे बने हुए हैं, ठीक है। मेन टेम्पल्स जो है अंदर बने हुए हैं, आपको अंदर ये मेन टेम्पल दिखाई देगा और यहाँ पे गर्भगृह दिखाई देगा और गर्भगृह के चारों तरफ छोटे छोटे टेम्पल्स आपको दिख रहे हैं। ये यहाँ की कुछ विशेषताओं का पार्ट। सब देखो पिरामिड स्ट्रक्चर दिख रहा है सारा का सारा, चाहे वो गोपुराम का स्टाइल हो चाहे वो टेम्पल का स्टाइल हो, गोपुराम और टेम्पल सब एक ही तरीके के होते हैं। मीनाक्षी टेम्पल आप उसके टेम्पल के एक फॉर्म में लिख सकते हो। हम कौन से टेम्पल की बात कर रहे थे अभी? नायका स्टाइल या नायका टेम्पल, ठीक है। बेसरा स्कूल की बात करेगा, बेसर स्कूल या बेसर टाइप ऑफ टेम्पल। अगर मैं नायका टेम्पल में पूछूं आपसे कि मीनाक्षी टेम्पल कौन से टाइप ऑफ आर्किटेक्चर का पार्ट है, तो आप इसको समझ जाइएगा कि ये अगर आपको नायक स्टाइल ना दे तो द्रविड़ शैली में रख दीजिएगा इसको। इसमें रख देंगे द्रविड़, क्योंकि अभी मैंने बताया पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता है वहां पे भी, तो आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। बेसरा स्कूल, बेसरा स्कूल सबसे पहले समझ लो है क्या। बेसरा स्कूल की बात करें, तीसरे टाइप की शैली है। अभी तक हमने कौन कौन सी पढ़ ली? हमने पढ़ ली एक सबसे पहले नागरा स्टाइल, दूसरी द्रविड़ स्टाइल और तीसरी वाली शैली ये है जिसको हम बेसरा स्टाइल कहते हैं। नायका स्टाइल एक सब शैली है, आप उसको मेन शैलियों में काउंट मत कीजिएगा, एक सब शैली है। अब हम तीसरे शैली की बात करें कौन सी है? बेसरा टाइप ऑफ स्टाइल। बेसरा टाइप ऑफ स्टाइल के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये प्रभावित थी नागरा से भी और द्रविड़ से भी। तो इसमें दोनों तरीके की शैलियों का वर्णन दिखाई देगा आपको। ये बेसिकली मध्य भारत और दक्षिण भारत में ही इसके टेम्पल्स हमें दिखाई देंगे। अगर आपका कश्मीर में क्या इसके टेम्पल है? नहीं है। उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है। बंगाल में चले जाओ नहीं मिलेंगे इसके टेम्पल आपको। गुजरात राजस्थान नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में। तो हमें सेंट्रल इंडिया और दक्षिण भारत के अंदर इस टाइप के टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। ये होती है हमारी कौन सी? बेसरा टाइप ऑफ स्टाइल। इसको बेसिकली सबसे ज्यादा अगर बल मिला तो चालुक्य शासकों के समय मिला। किसके समय? चालुक्य शासक, ठीक है। प्रतिहार, गुर्जर, ये जो शासक आए इस समय, उनके बाद चालुक्य शासक आए। इन शासकों ने क्या करा कि बेसरा टाइप ऑफ शैली को यहाँ पर
कह सकते हैं उजागर किया। इसकी विशेषताओं में अगर हम बात करें तो विमान और मंडप पर ज्यादा जोर दिया गया, ठीक है। विमान अच्छा होना चाहिए, विमान में खूबसूरती ज्यादा होना चाहिए। अब विमान को और ज्यादा आकर्षित और खूबसूरत बनाया जाने लगा, ठीक है। द्रविड़ स्टाइल में हमें विमान दिखते जरूर है, लेकिन शायद इतने ज्यादा खूबसूरत नहीं दिखते जितना खूबसूरत आपको किसमें दिखाई देंगे, बेसर शैली में दिखाई देंगे। और साथ ही साथ में मंडपों पे भी जोर होने लगा, मंडपों को भी बहुत पॉपुलर तरीके से, अच्छे तरीके से और ज्यादा। इवन कोई भी मंडप इस समय में आपको ऐसा नहीं दिखेगा जिसमें प्रॉपर तरीके से आर्किटेक्चर का प्रयोग ना दिखाई दे। इसकी एक विशेषता हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे स्तंभों, दरवाजों और छतों, जो छत होती थी उनको नक्काशी से सजाया गया था। नक्काशी समझिएगा क्या होती है बेसिकली, अब फूल पत्तियों वगैरह से सजाया जाने लगा, ठीक है। अभी पुराने टेम्पल्स में हम फूल पत्तियां नहीं देख रहे थे, इन टेम्पल्स में जाली की नुमा या फिर नक्काशीदार चीजें दिखाई देती हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, ये ईरानी आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। ईरान में ऐसा आर्किटेक्चर बनता है कि जाली नुमा बनाया जाता है, खुले कमरे, हवा आती रहे, एयर पास होता है, तो जाली नुमा या नक्काशी को खूबसूरत बनाया जाता है। तो उसी नक्काशी का प्रयोग हमें बेसर शैली में दिखाई देगा। तो इस्लामिक प्रभाव देखने को मिलता है ना, तो वो देखने को मिल सकता है। चलने फिरने के लिए बड़ा सा खुला मार्ग भी होता था, आसपास टहलने घूमने फिरने के लिए बड़े मार्ग में दिखाई देते थे। बेसर शैली को देखिए निर्मित करने के लिए बेसिकली इन 3 राजवंशों को क्रेडिट जाता है। पहला हमने चालुक्य की बात करी, बेसर शैली को निर्मित किसने करा, यहाँ पे चालुक्य ने, ठीक है। इसमें बस ये नोट करने लायक, विमान और मंडप कर लीजिए, स्तंभों और छतों को जटिल नक्काशी से बनाया गया था, ये आप इसमें नोट कर लीजिए। बाकी आप वेसर शैली को कैसे लिखोगे, वेसर इज इक्वल टू नागर प्लस द्रविड़, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी वेसर शैली। तो तमाम शैलियों का जो भी मिश्रण है वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 3 तरीके के शासक है जिन्होंने यहाँ पे ये मंदिर बनवाए, जिसमें बादामी और कल्याणी के चालुक्य, ठीक है, ये चालुक्य टेम्पल्स इन्होंने बनवाए चालुक्य ने। राष्ट्रकूटों ने भी इसमें पूरा अपना दिया, जैसे एलोरा में कैलाश मंदिर वगैरह या कैलाश टेम्पल वगैरह है, ये इसका एग्जाम्पल है। और होयसल टेम्पल, बेलूर में जो मंदिर वगैरह है वो होयसल शासकों के द्वारा बनवाए गए, ठीक है। तो इन 3 शासकों का पूरा हम कह सकते हैं क्रेडिट है इन लोगों को कि इन्होंने बेसर नाम की शैली को विकसित किया, जिसमें हमें द्रविड़ और नागर शैली दोनों का वर्णन दिखाई देता है। एग्जाम्पल के तौर पर नीचे दिए गए मंदिरों का नाम लिख लीजिएगा। ये है आपकी बेसर शैली, दोनों का मिश्रण हो जाएगा बेसर शैली। से सभी लोग रेगुलर रहिएगा क्लास में, जितने बैठे हो उतने तो कम से कम ये प्रॉमिस कर लो कि हम सारे लोग सब रेगुलर आएंगे। बाकी लोगों का नहीं पता, वो आए चाहे ना, लेकिन आप लोग एटलीस्ट रेगुलर आ जाओ। जितने 18 बच्चे यहाँ एटलीस्ट बैठे हुए हो, कम से कम अगर यही बच्चे एक प्रॉमिस कर लोगे कि हम लोग रेगुलर आएंगे, तो बाकी के 7-8 प्लस माइनस होते रहते हैं। वो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आप लोग अगर रेगुलर आ जाओगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक समझ जाएंगी। वरना इस तरीके का कंटेंट और इस तरीके की चीजें शायद यहीं खत्म हो जाएंगे, है ना। और आर्ट एंड कल्चर बहुत ही ज्यादा टफ चीज है, वो आसानी से नहीं समझ आती है। तो अगर आ रही है चीजें समझ में, तो इन चीजों का बस सब आप ही के हाथ में है, संभाल लो इसको अच्छे से, है ना। तो एटलीस्ट अपनी 18 लोगों की तो पूरी तरीके से प्रेजेंस बना के रखो।
बाकी जो आपके मिलने वाले जो लोग हैं साथ के, उन लोगों से भी ये बात बोलिए कि जो चीज़ें क्लास में चल रही है वो घर में बैठ के या लाइब्रेरी में बैठ के नहीं हो पाएंगी, है ना। बहुत सारे इंटरनेट पे यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बट उनके साथ में इस तरीके का आप लोग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे जो यहाँ पे हो जाएंगी चीज़ें। तो क्लास में कम से कम 3 से 4 घंटा जो भी मिलता है वो देने के बाद पूरा समय आपके पास में उसको यूटिलाइज करिए घर पे जैसे करना। लेकिन ये चीज़ें एक बार अगर एक बेस बन के आपके साथ तैयार हो गई तो आजीवन रहेंगी, जब तक एग्जाम दोगे तब तक रहेंगे। ये नोट्स जो बना रहे हो आप लोग इतनी मेहनत से, हमेशा काम आते हैं। ऐसा थोड़ी इसमें कुछ बदल जाएगा, वो टेम्पल कहीं से हट के दूसरी जगह थोड़ी चला जाएगा, वही रहेगा ना। तो एक बार जो बन गया वो बन गया। तो ऐसी चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इनको थोड़ा सा समझो और आओ भाई, रेगुलर आओ, कम से कम इतने लोग तो आओ। बाकी शक्लें तो मुझे सबकी अब याद ही हो गई है नाम के साथ, इतने लोग आज बैठे हुए है ना। तो मैं उम्मीद करूंगा कल भी इतने ही लोग, सारे लोग आए और लगभग सभी दिन आओ। और कभी बहुत इमरजेंसी है तो एटलीस्ट मुझे बता दो या कहीं यहाँ इन्फॉर्म कर दो स्टाफ में किसी को कि हम इस दिन नहीं आ पाएंगे, यही समस्या। अपनी जिम्मेदारी खुद समझो, है ना। बाकी लोगों से बोलो भाई आए। ये देखिए ये टेम्पल है जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, उसी टेम्पल आप बेसर शहर का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए हमने भी पढ़ा नायका स्कूल और इसी तरीके का एक स्कूल है विजयनगर स्कूल, ठीक है। अब विजयनगर स्कूल बेसिकली हमने वहां बोला अमर नायकों द्वारा डेवलप किया गया होगा। और इसको डेवलप कैसे किया गया होगा? मेन शासकों के द्वारा ही इसको डेवलप कर दिया गया, ठीक है। तो ये विजयनगर शासन के काल के अंदर हम्पी कर्नाटका, जिसको हम बहुत पॉपुलर जानते ही हैं आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट्स के लिए, तो ये कहीं ना कहीं उसी राजधानी में बनाए गए टेम्पल्स थे, ठीक है। तो ये बेसिकली चोल, होयसल साम्राज्य, पांड्य, चालुक्य, इन सबकी जो भी स्थापत्य कलाएं थी उन सबसे मिला के बनाए गए टेम्पल थे, ठीक है। अब आपसे विजयनगर एम्पायर में ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी वास्तुकला का एग्जाम्पल है, क्या है। इसमें पूछा जाएगा कौन कौन सी वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिलता है हमें जो विजयनगर स्कूल है, ठीक है। तो आप उसमें कौन कौन सी कला का मिश्रण डालोगे? चोल का डालोगे तो आपको पता है द्रविड़ स्टाइल अपने आप आ जाएगा, ठीक है। होयसल डालोगे तो होयसल अभी आपने देखना ही है कि आगे चल के होयसल टाइप ऑफ टेम्पल्स कैसे होते हैं। पांड्य, चालुक्य, इन सब की स्थापत्य कलाओं को इन्होंने मिश्रण करके टेम्पल आर्किटेक्चर यहाँ पे की, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी थी कि ये इस्लामिक वास्तुकला से भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होते हुए दिखते, तो वो भी हमें यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है। इसमें विशेषताओं के तौर पर कुछ चीजें देख लीजिए। मंदिर की दीवारें हैं जैसे, ठीक है, उन दीवारों में बेसिकली हमें दिखाई देता है ज्यामितीय पैटर्न दिखाई देता है, ठीक है। ज्योमेट्री पैटर्न, ज्योमेट्रिकल पैटर्न दिखाई देता है। मतलब ज्योमेट्रिकल पैटर्न से अब नक्काशीदार और ज्यादा कहीं ना कहीं चीजें होने लगी, है ना। वही चीजों को और ज्यादा आधुनिक बनाने की इन्होंने प्रयास किए और ज्यादा सजाने का प्रयास किया, ठीक है। यहाँ पे गोपुरम जो पहले सामने की ओर थे अब सभी तरफ बनाए जाने लगे। जैसे एग्जाम्पल देखा अभी पीछे आपने चारों तरफ गोपुरम बने हुए हैं, तो विजयनगर के स्कूल में गोपुरम जो थे अब चारों तरफ बनाए जाने लगे, ठीक है। अखंड, अगर कह सकते हैं अखंड चट्टान स्तंभ होते थे, मतलब चट्टानें ऐसी होती थी, उन चट्टानों को काट काट के स्तंभ बना दिए जाते थे, पूरे पूरे पिलर्स बना दिए जाते थे और उन्हीं को लाके पूरी तरीके से मंदिर में स्टैब्लिश किया जाता था। तो कह सकते हैं चट्टान स्तंभ अच्छे थे, ठीक है। मंदिरों के स्तंभों पर जो स्तंभ होते थे उसमें बेसिकली कह सकते हैं आप एक पौराणिक प्रणाली यहाँ पे उत्कीर्ण होती थी। पौराणिक प्रणाली का मतलब पुराने कहीं ना कहीं हो सकता है उनके देवी देवता, या पुराने हो सकता है मान्यता के आधार पर कोई राजा रानी या कोई ऐसा जानवर एनिमल भी हो सकता है जिसको वो लोग कहीं ना कहीं मानते हो पौराणिक तौर पे। तो ऐसे किसी भी प्राणी का मंदिर की स्तंभों के ऊपर वर्णन होता था या उसको बना दिया जाता था उसमें, ठीक है। घेरने वाली दीवारें भी थी, ठीक है, चारों तरफ दीवारें भी खड़ी होती थी, इसमें भी ये दिखाया गया, ठीक है। एक से अधिक मंडप दिखाई देते हैं इसके अंदर, है ना। हालांकि अगर हम देखें तो दक्षिण भारत की शैली नहीं है, द्रविड़ शैली में तो बोला गया ना बस एक ही होगा विमान, उसके बाद मंडपों को ज्यादा क्रिएट नहीं किया जाता था। लेकिन विजयनगर शैली में हम देखते हैं कि यहाँ पे मंडपों को ज्यादा बनाया जाता था, ठीक है। केंद्रीय मंडप जो था उसको कल्याण मंडप कहा जाता था यहाँ पे, ठीक है। और ये दिव्य विवाह को समर्पित था, ठीक है। दिव्य विवाह को समर्पित मतलब ईश्वर है जो देवी देवता है उनके विवाह से रिलेटेड या उस कल्पना को कहीं ना कहीं मन के अंदर लोग रखते थे कि यहाँ उनका विवाह होता है या उनका विवाह हुआ होगा, इस वजह से वो उस तरीके का एक कल्याण मंडप बनाया करते थे, ठीक है। दिव्य मंडप जिसको हम लोग दिव्य विवाह के लिए समर्पित करता हुआ मानते हैं, ठीक है। मंदिर परिसर के अंदर कई तरीके की धर्मनिरपेक्ष इमारतें हैं, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष इमारतों का मतलब शब्द गहरा है, समझना भी जरूरी है कि मंदिरों के अंदर अभी तक हम लोग देखते हैं कि पहले दिखता था कि टेम्पल्स के अंदर तमाम मूर्तियां लगी होती थी,
है ना, दीवारें जो होती थी उन सब में मूर्तियां लगी होती थी, मतलब वो घेर घेर के मूर्तियां लगाते थे। धर्मनिरपेक्ष कैसे कह दिया इन्होंने कह दिया कि अब जाली होती थी, या हो सकता था और नक्काशी बना देते हो, फूल वगैरह बना देते हो, कुछ ऐसी तरीके की चीजें बनाते हो जिसमें इस्लामिक आर्किटेक्चर भी थोड़ा दिखता था। और दूसरी चीज ये दिखती थी, टेम्पल्स में मूर्तियां भी नहीं दिखती थी, तो दिखता था कि लगभग दोनों तरीके के लोग, चाहे इस्लाम को मानने वाले हो चाहे हिंदू धर्म को मानने वाले हो, वो मंदिर के एंट्रेंस पार्ट में आ सकते थे, है ना। तो इस तरीके से हम इसको धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं, ठीक है। मंदिर परिसर भी चारों तरफ से घिरा हुआ था। अब आप विजयनगर की प्रणाली के अंदर ये तमाम चीजों की जो है बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो। वैसे आप इसमें लिख भी चुके हो कई सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे भी टेम्पल्स के नाम और उदाहरण लिख लीजिए। ये सब विजयनगर शैली से रिलेटेड है, विजयनगर शैली के ये टेम्पल्स हैं। कल्याण मंडपम वाला क्वेश्चन पूछ चुके हैं एक बार। कल्याण मंडपम कौन से मंदिर की विशेषता थी, कौन सी शैली की विशेषता है, तो ध्यान रखिएगा कल्याण मंडपम किससे रिलेटेड है, वो है विजयनगर शैली से रिलेटेड, ठीक है। विजयनगर शैली में ऐसे टेम्पल्स दिखाई देते हैं। हो गया नोट, ये बस कुछ चीजें हैं। देखो रथ वगैरह बने हैं यहाँ पे, ऐसे रथ वगैरह बने होते थे टेम्पल्स में, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये टेम्पल्स में रथ वगैरह बने होते थे, इसी के ऊपर गर्भ भी होता है ना। तो ऐसे टेम्पल्स भी हमें अब दिखाई देने लगे, ठीक है। यहाँ पे बादामी गुफाओं के बारे में दिया गया, उसके आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है। कर्नाटका में जो बादामी गुफाएं हैं, चालुक्य ने बनवाया था इसका, ठीक है। इसमें हिंदू धर्म की 3 गुफाएं, ठीक है, जैन धर्म की 1 गुफाएं, ठीक है, बेसिकली, और बाकी 4 गुफाएं कहीं ना कहीं मिली जुली हैं इसमें, तो ध्यान रखिएगा। इसमें चारों गुफाओं के बारे में यहाँ पे वर्णन भी किया गया, या जितनी भी गुफाएं हैं उनके बारे में वर्णन किया गया। बेसिकली गुफा नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें मानी जाती है। गुफा नंबर 1 के अंदर जो वर्णन किया गया है वो शिव की नटराज के रूप में मूर्ति दिखाई गई है, जो है ना, हम देखते हैं ना नटराज रूप शिवा का जो दिखाई देता है, वो हमें बादामी की गुफाओं में दिखाई देता है, जिनको गुफा नंबर 1 में दिखाया गया है, ठीक है। विष्णु, अर्ध विष्णु और अर्ध शिवा की भी एक मूर्ति है, ठीक है। तो एक नक्काशी के तौर पर यहाँ पे दिखाया गया। तो जो हरिहर बेसिकली लॉर्ड विष्णु और शिवा का रूप है, उस रूप को भी गुफा नंबर 1 के अंदर यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। गुफा नंबर 2 जो है वो विष्णु को समर्पित होती हुई दिखाई देती है, ठीक है, ये विष्णु से समर्पित है, ठीक है, यहाँ पे दिखाई गई। गुफा नंबर 3 के अंदर जो है वो कई तरीके की चीजें और मिला के बनाई गई है, बट वासुदेव और हरिहर अगेन फिर लॉर्ड विष्णु और शिवा से रिलेटेड ये टेम्पल्स यहाँ पे भी गुफा नंबर 3 में भी इनकी भी पूरी तरीके से चीजें दिखाई देती है, ठीक है। गुफा नंबर 4, ठीक है, 4 के अंदर बेसिकली एक जैन गुफा के तौर पर है, और यहाँ पे बाहुबली है ना, बाहुबली पिक्चर भी देखी तुम लोग, है ना, वो वाले बाहुबली नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, वो अलग बाहुबली थी, अलग बाहुबली, ठीक है। यहाँ बाहुबली की जो बेसिकली प्रतिमा दिखाई गई है, उसके अंदर जैसे मैंने बोला ना अभी पीछे आपको बता रहा था कि बलपूर्वक कहीं ना कहीं प्रोटेक्टर के रूप में दिखाए जाने का प्रयास किया गया, तो वही दिखाया गया। पार्श्वनाथ की भी और महावीर की भी जटिल मूर्तियां यहाँ पे दिखाई देती हैं,
ठीक है। तो ये पार्श्वनाथ से रिलेटेड भी चीजें दिखाई देती हैं। तो और 4 गुफाओं के अलावा यहाँ पे अगस्त्य झील भी है, ठीक है। उसके आसपास भी कुछ गुफाएं वगैरह हैं जो बौद्ध विषय पर आधारित है, ठीक है। तो ये बस कुछ फैक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने। तो हम लोग अगर बादामी गुफाओं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो उसमें गुफा नंबर 1, 2, 3, 4 याद रखिएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से हम लोग एक बार देखें तो गुफा नंबर 1 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है, जहाँ पे नटराज की मूर्ति हमें दिखाई देती है। 2 में विष्णु से समर्पित है और लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड मूर्ति यहाँ पे दिखाई देती है। गुफा नंबर 3 वासुदेव या हरिहर से रिलेटेड मूर्ति है, वो यहाँ पे दिखाई देती है। और गुफा नंबर 4 के अंदर बेसिकली हम लोग बात करें तो जैन गुफा है, जहाँ बाहुबली या फिर पार्श्वनाथ की मूर्तियां दिखाई देती है, ठीक है। तो 4 गुफाएं, बाकी अगस्त्य झील लिख लीजिएगा। चलो क्लास मुताबिक करता हूँ, फ्री हो गया। हाँ ठीक है, ओके ठीक है। तो ये झील भी याद रखिएगा, किससे रिलेटेड है पूछा जा सकता है आपसे। तो बौद्ध धर्म या बुद्धिज्म से रिलेटेड ये मानी जाती है, ठीक है। और चलिए लिख लीजिए। आज तो मैंने सोचा था कि मैं मुगल आर्किटेक्चर भी करा दूंगा, इम्पॉसिबल। आर्किटेक्चर में बहुत कम टाइम दिया है इन लोगों ने, थोड़ा सा ज़्यादा लेना चाहिए। आर्किटेक्चर सबसे लेंथी क्वेश्चन है। पूरे स्टेटमेंट मत लिखना कोई भी, ठीक है। बस सिर्फ और सिर्फ कौन सी गुफा में कौन से अवतार या फिर कौन से ईश्वर का कहीं ना कहीं वहां दिया गया, सिर्फ उसके बारे में लिखो। हो गया। नंबर 4 में भी लिखो चीजें, बाहुबली, पार्श्वनाथ, महावीर, ठीक है, इनकी मूर्तियां बस इसको लिख लीजिए। अगस्त्य झील जरूर याद रखिएगा, बौद्ध विषय पर आधारित बोला जाता है, इसमें कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए लास्ट है वास्तुकला हमारे पास। ये सब जो है कायस्थ क्या है? कायस्थ कहाँ? ये जो ध्यान मुद्रा में नीचे अरे ये क्या बोल रहे हैं बताओ। बाहुबली अच्छा, कायस्थ ध्यान मुद्रा में, ठीक है। बाहुबली अपनी एक ध्यान मुद्रा में पड़े हुए हैं, ठीक है। कायस्थ ध्यान मुद्रा बेसिकली बोला जाता है जहाँ पे ईश्वर एक दूसरे ईश्वर के प्रति कहीं ना कहीं संज्ञान में उनको ध्यान में रखते हुए मुद्रा का कहीं ना कहीं कह सकते हो आप वो अवतार लेते हैं। जैसे नटराज के फॉर्म में आपको शिवा की मूर्ति दिखाई देती है, ठीक है। अब इन्होंने एक रूप माना हुआ है, नटराज का रूप मान के वो लॉर्ड शिवा को समर्पित करते हुए ये उस
पोजीशन में खड़े हुए और एक मुद्रा को कहीं ना कहीं लिए हुए, तो कह सकते हैं कि जब किसी की प्रतिमा को कॉपी करके उस ईश्वर के प्रति अपनी भावना को दिखाते हैं तो वो बेसिकली वो ध्यान की मुद्रा कायस्थ मुद्रा कहलाती है। ठीक है, उस मुद्रा को बोला जाता है। बस जहां बाहुबली का नाम या ऐसे भी नाम आपको दिखाई दे द्रविड़ शैली से रिलेटेड, वह ध्यान जरूर रखिएगा ऐसे ईश्वर या ऐसे जो लोग भी हुए उनके हाथ में हथियार जरूर रहे होंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, अगर ये इस ध्यान की मुद्रा में है तब भी इनके हाथ में कोई ना कोई ऐसा हथियार रहा होगा जो हाँ, जब एक देवता दूसरे देवता की प्रतिमा को ध्यान में रखते हुए उसका स्टाइल अडॉप्ट करता है, ठीक है, तो उस स्टाइल को अडॉप्ट करते समय हम लोग उसको बोलते हैं। और ये ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर बाहुबली की बात हो रही तो हाथ में कोई ना कोई हथियार जरूर होगा, इस तरीके का चीज होगी। ठीक है, इसके बाद होयसल कला, बस ये लास्ट तरीके की आर्ट है इसमें जो हम देखते हैं, है ना। ये बेसिकली होयसल शासकों के अधीन बनाए गए मंदिर है। ठीक है, इन मंदिरों में बेसिकली देखिए कर्नाटका, ये जहाँ के शासक है वहीं से रिलेटेड शैली का विकास हुआ होगा। ठीक है, और इनका विकास जो है 1050 से लेकर 1300 ईस्वी में होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, जिसमें बेलूर के मठ वगैरह भी दिखते हो आप, वहाँ मंदिर बने। ठीक है, हेलाबेदु के टेम्पल्स है वहाँ पे, श्रृंगेरी है ना, पूरा का पूरा आपने देखा ही था, शंकराचार्य के द्वारा जो बनवाया गया उसके इर्द गिर्द टेम्पल्स को बनवाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके की चीजें बनवाई गई। यहाँ की बेसिकली जो विशेषता है वो ये है, एक केंद्रीय हॉल होता था। ठीक है, स्तंभ युक्त होता था, स्तंभ बने होते थे उसमें तमाम तरीके के। ठीक है, और चारों तरफ अनेक मंदिर बने हुए, 4 ही टेम्पल्स नहीं है, जैसे पंचायत शैली में 4 टेम्पल्स दिखाई देते हैं, यहाँ पे कई तरीके के टेम्पल्स आसपास हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये चीज बेसिकली है। तो और हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि इसको तारे की डिजाइन में बनाया गया। तारे का स्टाइल तो आप स्ट्रक्चर समझ ही रहे होंगे, है ना, कि जिसमें चारों तरफ से जो है ना वैसा बना दिया जाता है कि तारे का स्टाइल आप अष्टकोणीय भी कह सकते हो, 6 कोणीय भी कह सकते हो, कि इस तरीके से इन्होंने क्या करा होगा, ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करने का प्रयास किया होगा। तो ये तारानुमा स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं टेम्पल्स दिखाई देते हैं। अब हम इसको पंचायतन शैली नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कई तरीके के आसपास का टेम्पल्स क्रिएट होते हैं जो तारानुमा आकार को कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके बाद में कोराइट शिस्ट बेसिकली एक सामग्री होती है, ये इसके अंदर यूज हुई है। जैसे कहीं कहीं पे हमने देखा कि जो स्टोन यूज होता है, कहीं कहीं पे हमने देखा ग्रेफाइट यूज होता है, कहीं कहीं पे अलग अलग तरीके की सामग्री यूज होती चली गई। यहाँ की सामग्री का नाम है कोराइट शिस्ट, या जिसको नरम सोप स्टोन भी बेसिकली बोला जाता है। ये नाम याद रखिएगा, तो इससे रिलेटेड बेसिकली ये यूज हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद में मंदिर की सजावटों पे बहुत जोर दिया गया। अंदर और बाहर की सब तरीके की दीवारें आपको आभूषणों से सजी हुई दिखाई देंगी। अगर किसी ईश्वर के बारे में चीजें दिखाई गई हैं तो उनसे रिलेटेड आभूषणों को भी वहां पे सजाया गया। तो आभूषण भी कई तरीके के आपको इसमें दिखाई देंगे। ये होयसल मंदिर की थोड़ी बहुत शैली की व्यवस्था है। ठीक है, मंदिर का निर्माण जो है बेसिकली जगती नामक एक उभरे मंच पर ही किया जाता था जो लगभग 1 मीटर ऊंचा होता था। ठीक है, 1 मीटर की ऊंचाई पे जगती बनाई गई, जगती के ऊपर ही किसी टेम्पल को बनाया जाता था। फिर से मैं बता दूं, होयसल टेम्पल द्रविड़ शैली की वास्तुकला को थोड़ा बहुत कम दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि जगती द्रविड़ टेम्पल का स्टाइल नहीं है। जगती तो हमें नागर शैली में दिखाई देता है। ठीक है, और ये दीवारें जो होती थी सीढ़ियाँ टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई थी, ऐसा नहीं था कि स्ट्रक्चर एकदम स्ट्रेट हो, है ना, टेढ़ा मेढ़ा इसको थोड़ा सा क्रिएट किया जाता था। ऐसा करने का कारण कुछ खास नहीं रहा होगा, ऐसा रहा होगा कि दूसरे मंदिरों से कहीं ना कहीं इसको अलग दिखाया जा सके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं विभाजन करने के लिए, थोड़ा बहुत अलग दिखाने के लिए इस तरीके की चीजें इन्होंने की हो। ठीक है, ये इसकी मेन इंपॉर्टेंस है। होयसल टाइप ऑफ टेम्पल्स जिसको हम बोलते हैं, ये तरीके के टेम्पल्स हैं। तो नागर, बेसर और द्रविड़, ये 3 टाइप ऑफ टेम्पल्स जो मेन इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। इन टेम्पल्स के अलावा भी भारत के अंदर कुछ और टाइप्स ऑफ स्टाइल्स भी हमने देख लिए, जिसमें नायक, ठीक है, नायक के बाद हमने देख लिया होयसल भी देख लिया, और कौन सा देखा, विजयनगर। ठीक है, नागर, होयसल, विजयनगर, इस तरीके की शैलियों के भी मंदिर हैं। ठीक है, पाला और सेना रह गया। पाला और सेना बेसिकली बंगाल से रिलेटेड है। बंगाल के अंदर जितने आर्किटेक्चर बने उन आर्किटेक्चर की विशेषता का ध्यान रखिएगा, बेसर शैली से जस्ट मिलती जुलती है। तो आप पाल और सेना को अगर रिलेट भी करेंगे तो उनकी शैली से मिलता जुलता जरूर है, लेकिन बेसर शैली वहां पाई नहीं जाती, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो नागर और बेसर का मिश्रण थोड़ा बहुत दिखाई देता है, वही कौन सी है,
वहाँ की पाल और सेना शैली को हम कहते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में इतना वो नहीं करना है, ध्यान में देना, ठीक है। ये उसके एग्जाम्पल हैं कुछ टेम्पल्स जो बेसिकली ऊपर भी आपने लिख लिए होंगे, ठीक है। पहले विदु में है तो सलेश्वर टेम्पल है, बेलूर में चेनाकेश्वर टेम्पल और सोमनाथपुरा में चेनाकेश्वर टेम्पल, ठीक है। बेलूर और सोमनाथपुरा दोनों में चेनाकेश्वर टेम्पल है। ये 3D स्ट्रक्चर दिया है बस उसका, बेसिकली 3D स्ट्रक्चर है। इसके अंदर बताया गया सेंटम बेसिकली गर्भगृह लिखा हुआ है, ये गर्भगृह है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाकी मंडप मंडप ऐसे ही होते थे, प्लेटफॉर्म पे बने हुए होते थे टेम्पल्स, ठीक है। इस तरीके से टेम्पल्स तारानुमा आकार दिखाई भी दे रहा होगा आपको, तारानुमा आकार में कई तरीके से इस तरीके से बनाएगा। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो। चेनाकेश्वर तो वही है, बेलूर में और सोमनाथपुरा में दोनों में, ठीक है। बाकी चेनाकेश्वर टेम्पल देख सकते हो आप, इस तरीके का है, ठीक है। ये टेम्पल का स्ट्रक्चर है, तो इस तरीके के टेम्पल से आप हुआ करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली देखिए तीनों के अंदर वहाँ पे बस डिवीजन दे दिया गया, नागर, द्रविड़ और वेसर शैली। तीनों में आपको जितना भी आपने शैलियाँ पढ़ी उसमें डिफरेंस दिया गया है। नागर शैली हम उत्तरी क्षेत्र में देखते थे, द्रविड़ शैली दक्षिण क्षेत्र में, और वेसर शैली दक्षिण और विंध्य क्षेत्र दोनों में थी। विंध्य मतलब सेंट्रल इंडिया, ठीक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह इन सारी जगहों पे हमने देखा था, ठीक है। यहाँ पे नागर शैली की विशेषता है क्षेत्रीय रूप से विकसित, प्रत्येक क्षेत्र अपने विशेष गुणों को प्रदर्शित करता है। क्षेत्रीय रूप से तो विकसित हुई थी, है ना, तमाम लोग अलग अलग तरीके के, जैसे हमने बात करी थी सोलंकी, ओडिसी, है ना, तो ये सब क्षेत्रीय रूप से तो विकसित थी। और अगर द्रविड़ शैली को देखेंगे तो राजवंशीय रूप से विकसित है। एक डिफरेंस ये भी तो हो सकता है, या राजवंशीय रूप जैसे हमने नरसिम्हा देखा, नंदीवर्मन देखा, ये सब शैलियों के नाम है ना, तो ये शैलियां कहीं ना कहीं राजवंशीय तो है, ठीक है। और वहाँ क्षेत्रीय नाम दिया था, यहाँ हमने राजवंशीय नाम दे दिए, और ये दोनों शैलियों का मिश्रण था, ठीक है। इसमें राजवंशीय और क्षेत्रीय दोनों तरीके से मिश्रण हुआ, तो यहाँ पे तो लगभग मिक्स ही दिखाई देगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं कि ग्राउंड प्लेन की बात करेंगे तो अधिकतर चौकोर आकार का होता था। जो नीचे का हम लोग देखते हैं बेसिकली प्लेटफॉर्म होता है, चौकोर होता था, ठीक है। ये भी चौकोर ही दिखाई देता है, कुछ अलग डिफरेंस नहीं है ना। तो यहाँ पे हमें नीचे देखेंगे तो ये तेजी से जटिल होता हुआ दिखाई देता है वेसर शैली में। जटिलता का मतलब ये होती है कहीं कहीं मोड़ भी दिखाई देते हैं, है ना, बहुत तेजी से ये मोड़ के साथ में भी दिखाई देता है, तो ये जटिलता के साथ में दिखाई देता है, ठीक है। और इसके बाद में हम बात करें तो ये वक्र रेखीय विन्यास इसके अंदर दिखाई, जैसे मैंने बोला एकदम स्ट्रेट चला जाता था, वक्र रेखीय तो कहीं ना कहीं यहाँ घटते आयाम में पिरामिड नुमा होता था, है ना, वहाँ एकदम नॉर्मल होता था। और यहाँ पे टॉर्पेडो का आकार जो है पिरामिड नुमा भी था, लेकिन ऊंचाई को कम कर दिया गया था। हम इसको लघु विमान कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं? लघु विमान। लघु का मतलब छोटा, विमान मतलब वो विमान जो होते थे वो छोटे होते थे, ठीक है। अनेक शिखर होते थे सहायक मंदिर में, यहाँ कह सकते हैं हम लोग मंदिर के अंदर या छोटे छोटे शिखर आपको दिख सकते हो, लेकिन शिखर बहुत अधिक दिखाई नहीं देते यहाँ पे, है ना। मतलब मंडप आपको एक ही दिखाई देगा। अनेक मंदिर एक साथ, चौकोर हॉल और हर किसी में चौकोर हॉल, गर्भगृह तो सभी में होगा, ठीक है। यहाँ पे गोपुरम नहीं है, यहाँ पे गोपुरम है, ठीक है। गोपुरम मौजूद भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों तरीके की चीजें यहाँ पे। पानी की टंकी की बात करें हम लोग, यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे नहीं है, हमें देखें तो नहीं है। यहाँ पे पानी की टंकी या फिर जलाशय का इंतजाम होता था, ठीक है। यहाँ पे हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती थी। वहां दीवारें नहीं है, चारों तरफ बाउंड्रीज नहीं थी, यहाँ पे चारों तरफ बाउंड्रीज थी, यहाँ पे दीवारें मौजूद है, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है, ठीक है। और बाकी उदाहरण में तो आपने सबके एग्जाम्पल लिख ही लिए, हर जगह हर टेम्पल से एग्जाम्पल लिख लिए। यही था आपका भारत के अंदर वास्तुकला का विकास। अब ये पूरा प्राचीन भारत का हुआ है अभी, ठीक है। अभी आपका बचा हुआ है मध्यकालीन भारत का। मध्यकालीन भारत की अगर मैं बात करूं, बेसिकली मुगल और दिल्ली सल्तनत, मुगल कला जिसमें सबसे विशेष है, उसकी बात हमें थोड़ी करनी है। मुगल कला की बात करें अगर, तो आप मुगल शासकों में शाहजहां की बात करेंगे, अकबर की बात करेंगे, जहांगीर की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट शासकों की बात कर लेंगे, या जो इंपॉर्टेंट है उसमें उसकी बात करेंगे, सब नहीं। और फिर बाद में आएगी मॉडर्न,
मॉडर्न की भी बात है अभी बची हुई है। जैसे भारत के अंदर मॉडर्न विकास हुए बहुत सारे, संसद का मैंने निर्माण बताया, कई सारे चर्च बने भारत के अंदर, उनका भी विकास हुआ। कौन सी कलाकृति में हुआ? पुर्तगाली आए, उन्होंने कौन सी शैली दी? फ्रांसीसी आए, उन्होंने कौन सी शैली दी? और ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने कौन सी शैली दी? ये तमाम शैलियों का भी वर्णन वहाँ पे देखा जा सकता है। तो इसका कल हम लोग डिस्कशन करेंगे और एक्चुअल में वो डिस्कशन प्रॉपर उसमें भी 1 क्लास लग जाएगा। तो हम लोग को इसके लिए 3 ही क्लास मिले थे आर्किटेक्चर के लिए, और आज 3 क्लास खत्म हो गए। ठीक है, अब क्या करें, ये भी तो पढ़ाना जरूरी है, ये ना पढ़ाते तो ये शायद निकल जाता दिमाग से, इतना डिटेल में भी बताना जरूरी है। तो अगर नहीं बताएंगे ऐसे तो फिर प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकती है, तो इसलिए इसको डिटेल में थोड़ा बताना जरूरी था, इसलिए मैंने बस थोड़ा डिटेल कर दिया। मेरा तो मन था तेजी से खींच के आज मुगल और मॉडर्न भी कर दूं, है ना, बट वैसे ही आज उड़ा हुआ है, तुम लोग का दिमाग थोड़ा बहुत और उड़ जाता है, इसलिए मैंने कहा थोड़ा समेटते। कल हम लोग मुगल और वो भी करेंगे और साथ साथ में थोड़ा सा अगला टॉपिक जो होगा वो भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।